अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मोहब्बत दिल पे दस्तक अज़ इफ़्फ़त सहर ताहिर बहुत शौक से सुन रहे होंगे। इसके पिछले हिस्से आप लोगों ने सुने, पेश खिदमत है इसका अगला हिस्सा। अब तो मैं तुम्हें सच बता चुका हूँ यारा, फिर भी तुम इसी टॉपिक को रगड़ रहे हो। अब कोई जिन तो होने से रहा जो जो हुक्म मेरे आका कहता हुआ सब कुछ एक पल में ठीक कर देगा। शिमुल खासा डिस्टर्ब हुआ था। नौफिल ने बगौर उसे देखा। तुम कह तो रहे हो, मगर पता नहीं मुझे सच क्यों नहीं लग रहा। तो चल के मिल लो उससे। वो जैसे चिढ़ गया था। नौफिल का ध्यान पहली मर्तबा उस तरफ गया। हैं कौन? इंसान ही है, अपनी बरादरी की है यारा। वो अभी भी उकताहट और बेजारी की जद में था। रह कहाँ रही हैं? हवेली में या तुम्हारे साथ? मेरे साथ क्यों? वो जैसे बिटका था, फिर नौफिल के हैरान होने पर फौरन संभला। मेरा मतलब है वो हवेली में बाबा जान के पास होती है। कितना अरसा हो गया है शादी को? 2 साल हो रहे हैं। शिमिल का लबो लहजा मुधम पड़ गया था। और बच्चे? नौफिल मुकम्मल इंटरव्यू के मूड में था, मगर अब की बात शिमुल मुस्तबराना अंदाज में उठ खड़ा हुआ। क्या फजूल टॉपिक ले बैठे हो यारा? ये फजूल टॉपिक है। किसी की जिंदगी दाव पर लगी हुई है और तुम इतने बेनियाज बन रहे हो। नौफिल ने मुतासिफाना अंदाज में कहा तो वो संजीदगी से बोला, दाव ही पे तो नहीं लगाना चाहता हूँ किसी की जिंदगी को, इसीलिए तो ईमानदारी से सच बता रहा हूँ। वो यहीं से अपनी राह बदल ले, क्योंकि मैं अब अपनी राह खोटी नहीं कर सकता। तुम अपनी बताओ, जिंदगी कैसे गुजर रही है? नौफिल ने उसकी कैफियत का एहसास करते हुए कदरे मुस्कुरा कर पूछा तो उसे देखते हुए वो ढीले ढाले अंदाज में दोबारा से कुर्सी में धंस गया, वैसे ही जैसे हवेली में गुजर सकती है। नौफिल चौंका था। यकलक थी कोई तुंदो तेज सोच उसकी जहन को झंझोड़ती हुई गुजरी। कहीं बेजोड़ शादी का शिकार तो नहीं हुए तुम भी? वो बेसाख्ता बोला तो शमीउल खान फीके अंदाज में मुस्कुरा दिया। जोड़े तो वही होते हैं यारा जो ऊपर वाला मिला कर भेजता है। यहाँ तो बस रसूमात तय होती हैं, जोड़ क्या और बेजोड़ क्या, साथ निभाना ही पड़ता है। खैरियत तो है ना शमीउल? नौफिल परेशान हुआ था और उसकी परेशानी पर वो खुल के मुस्कुरा दिया। अच्छा लग रहा है तुम्हें अपने लिए यूं परेशान देखना। तुम खुश रहो शमील खान, मैं ताउम्र परेशान रहने को तैयार हूं। बस यारा यही मोहब्बतें मुझे कमज़ोर पड़ने नहीं देती, वरना जिंदगी तो हर पल खिराज वसूल करने को तैयार रहती है, हर कमज़ोर पहलू पर वार करती है। तुम खुश नहीं हो शमील खान? नौफिल ने पुरयकीन अंदाज में कहा तो वो कुर्सी की पोस्ट से टेक लगाता हंसा। अच्छा, बिलफर्ज ऐसा है भी तो क्या हो सकता है? उसने जैसे मजलिनी को पूछा था। नौफिल कोढ़ा। तुम जाले से कांटेक्ट कर सकते थे, इस आजमाइश में पड़ने की क्या जरूरत थी? शादी तो कहीं भी करनी ही थी, मेरी ना सही, बाबा जान की पसंद से ही सही। वो अब कदरे मुतदिल लग रहा था, मगर उसकी आंखों में उतरती यासियत के रंग नौफिल से छुप नहीं सके थे। कहीं ना कहीं गलत जरूर था, जो सामने तो नहीं आ रहा था मगर नौफिल को खटक जरूर रहा था। अगर किसी से मोहब्बत करो तो उसे पालो शिमिल खान, वरना सारी उम्र बेकैफ गुजरती है। पा लेने का इत्मीनान और तसल्ली जिंदगी को बहुत मुतदिल रखती है, जबकि खो देने या ना पाने की कसक हर फुर्सत में डंक मारती है, सवाल करती है। मानता हूँ, तुम्हारी हर बात मानता हूँ नौफिल यारा, मगर उससे कहो कि मुझे मजीद सजा मत दे। जाले से कहो शादी कर ले, यही बेहतर होगा हम दोनों के हक में। वो दफतन बहुत टूटे हुए अंदाज में बोलता नौफिल को शशदर कर गया था। जोई, आज तो ना ही जाओ, बारात पर तो बेहतर है। बारिश पल के पल होने ही वाली है, मौसम ठीक नहीं है। चाची जान ने आकर उसे रोका तो वो जो अपनी तैयारी के आखिरी मराहिल में थी तड़प कर पलटी। जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं अब बिल्कुल तैयार हूँ। तो ये कहाँ लिखा है कि तैयारी के बाद इरादा मुलतवी नहीं हो सकता? उनके लहजे में नागवारी दर आई थी। गाड़ी की सहूलत है ना, फिर क्या परेशानी है आपको? जुहा ने उनकी फिक्र कम करनी चाहिए थी। ये बात नहीं, बाहर ठंड बहुत है, ऊपर से रात का वक्त है। तो आप क्या ख्याल है, मौसम के खौफ की वजह से कोई भी रायमा की शादी में नहीं शामिल होगा? जुहा ने बहस करने वाले अंदाज में कहा तो उन्होंने बेसाख्ता उसे टोका। सबसे हमारी क्या जिद? मुईद भी यही कह रहा है कि मौसम बाहर निकलने वाला नहीं है। तो यूं कहें ना कि आपके चहीते दामाद के मुंह से निकले हैं ये सुनहरी अल्फाज, जिन्हें आप ब्याहने चले आई हैं। वो तो नक्कर बोली थी, बको मत और जो जी में आए वो करो। वो चिढ़ गई थी। वो तो मैं करूंगी ही। जोहा का इत्मीनान काबिल दीद था। स्वेटर जरूर पहन लेना। वो माँ थी
मजबूरन बोली तो वो जैसे उनकी लाइल्मी पर हंसी कि ये कौन सा फैशन है, इस कदर खूबसूरत स्वेटर पहन के ग्रहण लगा लूं उसकी खूबसूरती को। सर्दी फैशन की खूबसूरती नहीं देखती, कोई शॉल वगैरह ही रख लेना। उन्होंने तंबीही अंदाज में कहा, मगर हीटर लगे माहौल में इस वक्त जोहा को ये सारी नसीहतें बस खाना पूरी ही लग रही थी। और अब छाछो चाच मीना बरस रहा था। सर्दी तो जैसे टूट के पड़ने को थी। मैरिज हॉल में गैदरिंग थी तो ऐसा कुछ एहसास नहीं हो रहा था, मगर अब वहां से लेकर गाड़ी में आकर बैठने तक जोहा के दांत बजने लगे थे। फैशन के मारे तो स्वेटर साथ रखा था और ना ही शाल, जो फंक्शन में न सही वापसी पर ही काम आ जाती। उससे अपनी बेवकूफ़ी का शिद्दत से एहसास हुआ था। फैशन भी मौसम की मुनासबत से ऐसी अच्छा लगता है। यह तो अपनी जान खुद से मुल्कुल मौत के हवाले करने वाली बात हुई। उसकी कपकपाहट भांपते हुए हीटर ऑन करके मुईद ने कहा तो वो चिढ़ गई। आपको क्या एतराज़ है? एतराज़ क्यों नहीं होगा, बहुत मजबूत रिश्ता है फिलहाल हमारे माँ बहन। मगर फिलहाल, उसने जैसे मुईद के लफ्ज़ों को पकड़ा था, तो इसी फिलहाल की बुनियाद पर एतराज़ कर रहा हूँ। मुझे भरी जवानी में रनवा होने का कोई शौक नहीं है। वो इत्मीनान से बोला तो जोहा के दिल को कुछ हुआ। खुदा ना करे मुझे कुछ हो, तो फिर एहतियात किया करो। फैशन मौसम के लिहाज से भी किया जा सकता है। वो नसीहत कर रहा था। जोहा का दिमाग पलटा। आपकी जो ड्यूटी है वो अंजाम दें। मैंने आपको अपना कानूनी मुशीर नहीं रखा हुआ जो मुझ में मशवरे देते फिर रहे हैं। बेवकूफ़ों को मशवरे ही दिए जाते हैं और वो भी मुफ्त। वो इत्मीनान से बोला। विंड स्क्रीन पर वाइपर मुसलसल चल रहे थे। पानी की चादर के पार देखना अजहद मुश्किल था, सो वो भी बहुत एहतियात से ड्राइविंग कर रहा था। गाड़ी के अंदर का माहौल हीटर से गर्म हुआ तो जोहा का दिमाग भी तप गया। एक तो आप खुद को सारी दुनिया से ज्यादा अक्लमंद ख्याल करते हैं, बाकी तो जैसे बेवकूफ़ भरे हैं यहाँ। खैर मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन अगर तुम ऐसा समझती हो तो ये तुम्हारी मयाना रवि है। जोहा को लगा वो मुस्कुरा रहा हो। वो चटक सी गई। मैंने कभी इन फजूलियत में जहन नहीं खपाया। रिश्ता ही क्या है आपका मेरा? गुस्से के आलम में पहले कौन सा कोई सीधी बात मुंह से निकला करती थी जो अब निकलती, मगर मुईद के हाथ तो गोया मौका लग गया। बहुत खूब, रिश्ता ही क्या है हमारा? चंद गवाह, 3 साइन और 1 निकाह। मुईद के तमस्कुराना अंदाज पर उसकी पेशानी तप उठी थी। इस निकाह की जो अहमियत है वो आप भी जानते हैं और मैं भी। वो तड़खी। जवाबन मुईद ने इत्मीनान से कहा, मैंने तो यूं ही निकाह कराया है जैसे कभी भी अपनी लाइफ में करा था। मेरे दिलो जहन में कोई और गलत सोच नहीं थी। बाकी के मुतालबात तो तुम्हारे थे। मोहलत तो आपको भी चाहिए थी ना। यह अलग बात है कि बंदूक मेरे शानी पर थी। वो मारे गुस्से के लब को चलने लगी। तुम्हें खुद ही मर्दमारी का शौक है, वरना औरतों के शाने इन कामों के लिए थोड़ी बने हैं। वो मुतमईन था और इधर जोहा पूरी जान से सुलगने पर मजबूर। इस सारे खेल को खेलने पर मुझे आपने मजबूर किया है, वगरना मेरी जिंदगी अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी गुजर रही थी। अच्छा, वाकई? वो जैसे तंजन हंसा था। उस दौर के हालात और वाकयात को याद करके करह कर रह गई। हमेशा वो अपने ही दाम में गिरफ्तार हो जाती थी। किसी का छोड़ के जाना आपके मिलने से 1000 दर्जे अच्छा था। उसमें रोज रोज की जिल्लतें नहीं थी ना। वो बेरुखी से गोया हुई तो वो नासिहाना अंदाज में बोला, शुक्र करो इन सर खपाइयों की वजह से ध्यान बटा हुआ है, वरना तो रोज जीती मरती रहती। जोहा का दिमाग झंझना उठा था। ऐसी सकील गुफ्तगू तो नहीं की थी कि वो समझ ना पाती। वो सीधा उसे ताने दिए जा रहा था, उसके माजी पर हमला आवर हो रहा था। मेरे मुंह मत लगे आप। वो हद दर्जा बदतमीजी पर उठती, मगर मुकाबिल के चैलेंजिंग अंदाज ने उसे भग से उड़ा दिया। रोक सकती हो मुझे? आप खुद को समझते क्या हैं? उसका सकता बमुश्किल टूटा तो वो चिल्लाई थी, वो क्या भला सा नाम है इस रिश्ते का? नाके और मनकूहा। एक जरा सा निकाह क्या हो गया? आपने तो ठेका ही ले लिया है मुझे। वो पता नहीं क्या कहना चाह रही थी, मगर गाड़ी में दफतन गूंज उठने वाले मुईद के कहके ने उसकी आवाज दबा दी। ओह गॉड, जरा सा निकाह? वो फिर से हंसा। जरा वजाहत करेंगी अपने इस बचकाना बल्कि बेवकूफाना बयान की? ये जरा सा निकाह क्या हुआ करता है? उसकी पेशानी तप उठी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने पिक एंड ड्रॉप की ऑफर कबूल कर ली। अजाब लगती है इतने से सफर के दौरान। इस बारे में मेरे और तुम्हारे ख्यालात हैरत अंगेज हद तक मिलते जुलते हैं। वो सकून का मुजाहरा कर रहा था। मेरे ख्याल में आप गाड़ी रोक दें ताकि मैं यहीं उतर जाऊं।
وہ بہت تلخی سے بولی اور 2 منٹوں میں ہی اس کی فرمائش پر عمل ہوا۔ گاڑی رک گئی تھی۔ گاڑی بند ہو چکی ہے۔ شاید تم نے ٹھیک سے سنا نہیں، کوئی بھی فنکشن کام نہیں کر رہا۔ وہ اطمینان سے بولا تو زوہا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یعنی اتنی سردی میں رات یوں ہی بسر ہوگی؟ فیشن سے زیادہ موسم کو مد نظر رکھا ہوتا تو شاید آسانی رہتی۔ وہ تنزن بولی، کہہ تو صحیح رہا تھا، لیکن چونکہ معید حسن کہہ رہا تھا اس لیے زوہا کو کچھ زیادہ ہی لگا۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اوکے۔ وہ مطمئن سے انگلیوں سے اسٹیئرنگ بجانے لگا۔ وہ چند منٹ ہی سکون سے رہ پائی تھی۔ اب کچھ کریں بھی، مثلاً کیا کروں؟ وہ پلٹا تھا۔ باہر نکل کر گاڑی چیک کریں، اور کیا یوں ہی رات بیٹھے رہیں گے؟ وہ تنک کر بولی۔ اتنی سرد اور تیز بارش میں باہر نکلنا کوئی خاص عقل مندی بھی نہیں۔ اب تو یہاں بیٹھ کر انتظار ہی کیا جا سکتا ہے۔ جواباً معید نے اپنے تمام تر اضطراب کو چھپاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ حالانکہ بیچ راستے میں گاڑی بند ہو جانا پریشان کن تھا، مگر یہ بھی معلوم تھا کہ فی الحال انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ ڈرامے بازی گھر چل کے زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی۔ وہ جل کر بولی تو اتنے عرصے میں وہ پہلی بار قدرے برہم ہوا تھا۔ شٹ اپ زوہا۔ وہ ڈری تو ضرور مگر ظاہر نہیں کیا۔ اگر لینے آنے کا موڈ نہیں تھا تو تایا جان سے کہہ دیتے، وہ کسی بہت اچھے متبادل کا بندوبست کر لیتے۔ میرا ارادہ تو تمہیں خیر و عافیت سے گھر پہنچانے کا تھا، مگر تم شاید بیچ راستے میں موسم انجوائے کرنا چاہ رہی تھی۔ گاڑی رک چکی ہے، یہی تمہاری خواہش تھی نا؟ اب جو کرنا ہے کرو، وہ ٹھنڈے انداز میں کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب گاڑی رک چکی ہے؟ وہ تیکھے انداز میں بولی۔ مطلب یہ کہ اپنی مرضی سے رکی ہے۔ معید چڑھ گیا تھا۔ بیچ راہ میں گاڑی بند ہو جانا، وہ بھی سنسان سرد رات میں، کوئی اچھے آثار نہیں تھے۔ اس نے موبائل اٹھا کر گھر کال کرنی چاہیے، مگر سگنلز ہی پورے نہیں آ رہے تھے، اس لیے کال ملنا ناممکن تھا۔ ہیٹر تو لگا رہنے دیں، ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ وہ رہ نہیں سکی تھی اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں بات سوچ سمجھ کر منہ سے نکالنی چاہیے۔ تم نے کہا گاڑی روکو تو گاڑی رک گئی۔ میں تو اور بھی بہت کچھ کہتی ہوں، وہ تو قبول نہیں ہوا، یہ ضرور سنی جانی تھی۔ وہ جل کر بولی۔ قبولیت کی گھڑی کبھی کبھار ہی آتی ہے۔ وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ زوہا کا دماغ ایک ہی سوئی پر اٹک گیا تھا۔ وہی جو قسمت میں ہوگا۔ 101 اچھی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، میرے ساتھ یہی ہونی تھی۔ زوہا نے بے دلی سے سوچا تھا۔ 101 اچھی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، میرے ساتھ یہی ہونی تھی۔ زوہا نے بے دلی سے سوچا تھا۔ چلو اب پھر۔ ایک بار پھر سے موبائل سروس کو ناکارہ پا کر معید نے نیچے اترنے کا قصد کیا تو زوہا چونکی۔ کہاں؟ کچھ پیدل چل کر مین روڈ تک پہنچ ہی سکتے ہیں، یہاں بے وقوفوں کی طرح رات گزارنے سے تو بہتر ہے کچھ عقل سے کام لے لیا جائے۔ وہ قطعیت بھرے انداز میں بولا تو زوہا نے جھرجھری لی۔ دماغ تو صحیح ہے نا آپ کا؟ اندر بیٹھے میں ٹھنڈ سے فریز ہو رہی ہوں، باہر نکل کے کیا حال ہوگا؟ ایڈونچر پسند لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ وہ رکھائی سے بولا تو زوہا تڑخی۔ اس بھوت خانے میں گاڑی آپ نے روکی ہے، نہ کہ میں نے۔ مجھے خواہ کا الزام مت دے۔ جو بھی ہے، اب بھگتان تو بھگتنا ہی ہے نا۔ وہ جھنجھلایا۔ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ بارش کے رکنے کے آثار نہیں تھے، البتہ اس کی رفتار میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی تھی۔ ویسے بھی ایسی ٹھنڈ میں، وہ بھی پنجاب کے موسم میں، گاڑی سے باہر نکل کر چلنا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ ایسے وقت میں میرا دماغ بالکل ٹھیک کام کرتا ہے، میں فی الحال مرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ زوہا نے رکائی سے کہتے ہوئے دوپٹے کو اچھی طرح لپیٹتے ہوئے سردی سے بچنے کی صحیح کی تھی۔ کیا پاگل پن ہے؟ یوں گاڑی میں بیٹھ کر فقط راہزنوں کا ہی انتظار کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اس سنسان سڑک پر۔ میں تنہا ہوتا تو اور بات تھی۔ معید نے ضبط کرتے ہوئے اسے سمجھایا تو وہ دھک سے رہ گئی۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ ڈرا نہیں رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ یہاں سے نکل کر کسی کی مدد لے لیں، معید نے نرمی سے کہا تو وہ تذبذب کے عالم میں بولی۔ مگر باہر ٹھنڈ بہت ہے، ابھی اندر باہر ایک ہی موسم ہو رہا ہے، اور پھر تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے کے بعد اگر مشکل حل ہو جائے تو کیا برا ہے؟ تھوڑی سی پس و پشت کے بعد وہ مفاہمانہ انداز میں بولی۔ پہلے آپ انجن چیک کر لیں، اگر کچھ سمجھ نہ آئی تو پھر چل پڑیں گے۔ بہت عقل مند ہو گئی ہو، مگر میرے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ اتنے اندھیرے میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ طنز استہزاء سے بھرپور لہجے میں بولا تو وہ گہری سانس لیتی، اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتی، اس کی تقلید میں گاڑی سے نیچے اتر آئی۔
मगर गाड़ी के गर्म माहौल से बाहर निकलना इस कदर तकलीफ दे होगा ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। सर्दी की शदीद लहर तो एक तरफ रही, बारिश की बौछार ने उन्हें लम्हों में शराबूर कर दिया था। ऊपर से हील वाला जूता पहने होने की वजह से वो मुरीद हसन के तेज कदमों का साथ देने से कासिर थी। वो चलते चलते उसकी तरफ पलटा। यूं चलने से तो काम नहीं बनेगा, इससे ज्यादा मेरे बस में नहीं है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इस गाड़ी में बैठी थी। वो बाकायदा कपकपा रही थी। मुईद ने मुतासिफाना नजरों से उसकी सफेद पड़ती रंगत को देखा। ये जैकेट पहन लो। उसने अपनी स्याह जैकेट उतार कर सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि गरम अस्तर वाली जैकेट उसके शानों पर डाल दी। जोहा कुछ बोल ही नहीं पाई, बल्कि एक हिद्दत आमेज सुकून ने कुछ बोलने ही नहीं दिया था। अब थोड़ा सा तेज कदमों से चलो, जरा सा फालसा बाकी है। मुईद ने उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में लिया और गोया उसे साथ घसीटते हुए चल दिया। ये क्या बदतमीजी है, वो मिनमिनाई थी। इसमें रोमांस का कोई अमल दखल नहीं, बेफिक्र रहो। उसके लफ्जों ने जोहा को भग से उड़ा दिया। एक तो उसका यूं हाथ थामना, ऊपर से ये जताना उसके तन बदन को खाकस्तर कर गया था। उसने बेख्तियार अपना हाथ खींचा, मगर मुबारक मुकाबिल भी जीरक था। उसकी गिरफ्त मजबूत रही। आपका मेरा से कोई रिश्ता नहीं कि आप मुझसे इतनी घटिया गुफ्तगू करें। वो चिल्लाई तो मुईद ने उसे सर्जिश की। ये बात तो मुझे आराम से भी बता सकती हो। हाथ छोड़े मेरा, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। वो हटीले अंदाज में बोली थी। मैं तुम्हें हाथ थामने की वजह तस्मिया बता चुका हूं। वो मुतमईन था। उस शख्स की जिद जोहा को बेबस करने लगी। वो कुछ कहती, मगर उसी वक्त वो दोनों सामने से आने वाली गाड़ी की हेडलाइट्स में नहा गए। जोहा बेख्तियार मुईद का शाना थाम कर उसकी ओट में हो गई थी। ये ड्रामेबाजी कितने दिनों चलेगी? वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ रही थी जब नौफिल की सर्द आवाज कानों से टकराई। मुझसे कह रहे हैं आप? वो इत्मीनान से पलटी थी। अभी तक दीवाना तो नहीं हुआ कि दीवारों से गुफ्तगू करना शुरू कर दूं। सबा को लगा सिगरेट के साथ साथ वो खुद भी सुलग रहा है। जी फरमाइए। वो पुरसकून थी। अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और अपनी जगह पर वापस आ जाइए। वो तहकुमाना अंदाज में कहता सबा को हैरत ज़दा कर गया, मगर फिलहाल ये इतनी गहराई में जाने का मौका नहीं था। तभी वो तलखी से बोली, अपनी जगह? कौन सी अपनी जगह? मैं फजूल की बहस नहीं चाहता। वो सर्द मोहरी से बोला तो सबा ने तेजी से कहा, मुझे परवाह भी नहीं कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। मैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी और अपने ढंग से गुजारना चाहती हूं और बस। मगर जब तक आप मेरे पास हैं, आपको मेरी पसंद से जिंदगी गुजारना होगी। इस कदर दुरुस्तगी। सबा की आंखें जलने लगी। मैं आपकी पसंद में कब से शामिल हो गई साहब, जो मुझे अपनी पसंद से जिंदगी गुजारने की तलकीन कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मजीद बहस नहीं। अपना बिस्तर यहां लाकर रखो। क्यों इतनी बहस करती हैं आप? मत आजमाया करें मेरे हौसले को। नरमी से कहा तो वो साबिक़त तल्ख लहजे में बोली, एक बातचीत ही है ना हमारे माबैन, वो भी बंद कर दीजिए। एक बड़े दर्द सर से निजात मिल जाएगी। फिर तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा सबा मीर। वो मुदम लहजे में बोला तो सबा ने तहय्युर से पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा। नम तासुरात से सजा वजीह चेहरा कुछ अलग ही कहानी सुना रहा था। उसका दिल हचकोला खा कर रह गया। इस तरह तो पता ही नहीं चलेगा कि आपके दिल में मेरे लिए क्या है और आप मेरे मुतालिक क्या प्लान कर रही हैं। वो मुस्कुरा रहा था। धत तेरे की। सबा फिलफौर हवास में लौटी थी। मैं कौन सा आपकी अमलाक पर कब्जे की मंसूबाबंदी कर रही हूं? जल कर कहा तो वो धीमे सुरों में बोला, और किस किस चीज पर कब्जा करेंगी? हैं? वो मुतहय्यर थे। कितने रंग थे इस शख्स के, और वो भी एक से बढ़कर एक। अभी वो एक हकीकत को खोज रही होती कि वो पैंतरा बदल लेता था। उसने सबा का हाथ हाथों में थामा तो उसे लगा जैसे पूरे वजूद में एक करंट सी दौड़ उठी हो। बहुत गलत बात है सबा मीर, किसी को यूं मंजदार में लाकर बेयार और मददगार छोड़ देना, हम सफर का इज़्न देकर राह पलट जाना, बहुत बुरी बात है। वो उसकी आंखों में झांकता धीमे सुलगते लहजे में कह रहा था। बाहर बारिश अपने जोबन पर थी, मगर इतनी ठंड में भी सबा को इन हाथों में अपना आप पिघलता महसूस हो रहा था। वो उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी, मगर लम्स की हिद्दत उसकी तवज्जो एक सिमत मरकूज रहने नहीं दे रही थी। उसका वजदान चीख चीख कर कह रहा था कि यही असल रूप है नौफिल अहमद का। नौफिल ने उसे खुद से करीब किया तो वह बेजान से उसकी तरफ खींची चली आई।
سیاہ رات کا جادو اپنا اثر دکھانے کو تھا۔ وہ ابھی تذبذب ہی میں تھا کہ میرون سوک کا شیشہ نیچے ہوا اور ڈرائیور نے معید سے کہا، آ جاؤ صاحب۔ سرد برستی رات میں یہ آفر بہت پرکشش تھی، مگر زوہا کا ساتھ اسے محتاط رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ جا کر گاڑی کی کھڑکی میں جھکا۔ پیچھے زنانہ سواری ہے، بیگم صاحبہ کو بھی بلا لو۔ ڈرائیور کے کہنے پر معید نے سرسری نگاہ پچھلی نشست پر ڈالی تو سیٹوں کے درمیان سے جھانکتا مسکراتا چہرہ ایک جھماکے کے ساتھ اس کے ذہن کے بہت سے درد وا کر گیا۔ باقی تعارف بعد میں، پہلے اپنی ساتھی کو لے آؤ، سردی بہت ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ معید ہلکا پھلکا سا ہو کر زوہا کی طرف پلٹا۔ آ جاؤ۔ کون ہے؟ اپنے ہی ہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ پچھلا دروازہ کھول کر زوہا کو اندر بٹھایا اور خود ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زوہا نے دیکھا پچھلی سیٹ پر ایک اچھی خاصی خوبصورت لڑکی براجمان تھی۔ آپ تو بھیگ گئی ہیں ساری، ہماری گاڑی خراب ہوئی تھی۔ زوہا خجل سی ہو گئی کہ گیلے کپڑوں سے گاڑی کی نشست خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ ارے تو کیا ہوا، یہ بھی تمہاری اپنی ہی گاڑی ہے۔ کیوں معید حسن؟ وہ لڑکی مسکرا کر معید سے مخاطب ہوئی تو زوہا غش کھانے کو ہو گئی۔ شناسائی کا یہ کون سا پرانا در کھل گیا تھا؟ وہ ہنس دیا تھا۔ میں بھی کہوں، اتنی رات کو سرد بارش میں کون سر پھرا گاڑی لے کے پھر رہا ہے؟ دو ہی تو سر پھرے تھے کیمپس میں، ایک تم اور ایک میں، وہ برجستہ بولی تھی۔ خیر، تمہارے جیسی سرپھری کا مقابلہ تو میں پھر بھی نہیں کر سکا، وہ اعتراف کر رہا تھا۔ اور زوہا، وہ محو حیرت تھی۔ یہ کون سا رشتہ نکل آیا تھا اور کون سی شناسائیاں طے ہو رہی تھیں؟ معید جیسے سڑے ہوئے غسیل شخص کی بھی کسی لڑکی سے دوستی ہو سکتی تھی؟ ناممکن۔ مگر بہرحال اس وقت تو یہ لفٹ ہر حال میں غنیمت تھی، وگرنہ تو شاید وہ گھر تک پیدل مارچ کراتے ہوئے لے جاتا۔ زوہا کو تو یوں لگ رہا تھا جیسے ٹھنڈ اس کی ہڈیوں میں گھس گئی ہو۔ تم تو شارجہ چلی گئی تھی نا؟ معید پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اس نے گہری سانس بھری۔ چلی گئی تھی مگر اب یہیں ہوتی ہوں۔ اور فراز؟ اس نے پھر سے پوچھا تھا۔ مجھے چھوڑو، تم اپنی بتاؤ، ابھی تک ویسے ہی گھوم رہے ہو؟ شریف ابن شریف۔ وہ کنی کترا گئی تھی۔ زوہا پوری طرح سے خود کو باہر اندھیرے میں گم ظاہر کرنے لگی۔ اسے علم تھا کہ اگلا تعارف اسی کا ہونے والا ہے، مگر حیرت صد حیرت معید کی پرسکون انداز نے اسے جھٹکا سا لگایا۔ ہاں، اور اگلے 2 سال تک ارادہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اوہو، کس کے انتظار میں بنباس لیے بیٹھے ہو؟ وہ چھیڑ رہی تھی۔ جس کا انتظار تھا اس کی شادی ہو گئی، وہ اسے اطمینان سے بولا۔ زوہا بحر تحیر میں غرق ہونے لگی۔ اس قدر گہری شناسائی کہ وہ راز جو کسی کو معلوم نہیں تھا وہ اس لڑکی کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ بہت افسوس کی بات ہے معید حسن، یعنی ناکام افیئر۔ وہ متاسفانہ انداز میں بولی تو وہ ہنسا۔ افیئر چلا ہی کہاں تھا، اس سے پہلے ہی اس کی شادی ہو گئی۔ افسوس، مگر اب 2 سال تک کیا اس کا سوگ مناؤ گے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ زوہا متن گوش تھی۔ کچھ بھی ہو، یہ بات چیت اس کے بہت کام آ سکتی تھی۔ کچھ تو کروں گا ہی۔ بہرحال تم سناؤ، کیسے گزر رہی ہے؟ وہ بات پلٹ گیا تھا۔ اچھا، ان کا تو تعارف کرواؤ۔ وہ لڑکی اب زوہا کی طرف متوجہ ہوئی تھی، اور زوہا خواہ خواہ کانشیس، یہ میری کزن ہوتی ہیں، وہ قدر توقف کے بعد بولا تھا۔ فی الحال یا؟ وہ شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ زوہا کا دل عجیب طریقے سے دھڑکا۔ کزن کا مطلب کزن ہی ہوتا ہے، تم اپنا دماغ مت تھکاؤ، وہ خوش دلی سے بولا اور پھر ڈرائیور کو راستہ بتانے لگا۔ آئی ایم سوری، دراصل ہم دونوں بہت اچھے دوست رہے ہیں۔ میرا نام نویرا ہے۔ وہ زوہا سے مخاطب تھی۔ میں زوہا ہوں۔ وہ بدقت مسکرا پائی تھی۔ ابھی تک ذہن چک پھیریاں لے رہا تھا کہ معید نے اس کا اصل تعارف کیوں نہیں کروایا۔ کیا وہ نویرا سے اس کا اور اپنا تعلق چھپانا چاہتا تھا؟ مگر کیوں؟ وہ تو شادی شدہ تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ مجھے کیا کہہ کر اپنا ذہن نہیں بٹا پائی تھی۔ معید لگانا چکر میری طرف، میں آج کل پاپا کی طرف ہوں۔ انہیں ڈراپ کرنے کے بعد نویرا خوش دلی سے کہہ رہی تھی۔ پاپا کے گھر کا ایڈریس تو معلوم ہے نا، بہت دفعہ گئے ہو تم تو۔ وہ کیسے بھول سکتا ہوں میں، وہ زومائنے انداز میں کہتا ہنس دیا تھا۔ زوہا تمام اخلاقیات کو بالائے طاق رکھے بنا نویرا کا شکریہ ادا کیے یا الوداعی کلمات ادا کیے ڈور بیل بجا رہی تھی۔ وہ نویرا کو رخصت کر کے پلٹا۔ تمہاری بد اخلاقی کا مجھے شک تو تھا ہی، اب تو پورا یقین ہو گیا ہے۔ اس نے اتنی مشکل میں ہماری مدد کی
اور तुम्हारी जुबान से शुक्रिया के 2 लफ्ज नहीं निकले। वो उसे झाड़ रहा था। एक तो सर्दी से हालत खराब हो रही थी और ऊपर से यह नागवार लेक्चर, और मूड तो पता नहीं क्यों बिगड़ रहा था। तो नक्कर बोली, आप है ना स्पाइस नामा पेश करने को, और कर भी दिया बहुत अच्छे से। मेरा कॉर्नेज बजा लाना बहुत जरूरी नहीं था। मुईद दांतों पर दांत जमा कर रह गया। उसी वक्त वजदान ने गेट वाक कर दिया था। गाड़ी कहाँ छोड़ा है, भीग रहे हैं सारे। वो मुतफक्किर हुआ था। जोहा उन दोनों को सवालों जवाब में उलझा छोड़कर अंदर भागी थी। उसे पता था कि यह सर्दी कोई अच्छा पैगाम नहीं ला रही थी, और वाकई सुबह तक वो बुखार और फ्लू की जद में आ चुकी थी। ये होता है रोमांटिक मुलाकातों का रिजल्ट। उसके लिए चिकन कॉर्न सूप बना कर लाती नगीन ने छेड़ा था। आपका तो बस दिमाग चला हुआ है। तुम भी चलाओ अब दिमाग को भी, बनो कि रुखसती के दिन बहुत दूर नहीं है। वो गुनगुनाई थी। तकिए से टेक लगाकर बैठते हुए जोहा ने उसे तंबीही नजरों से देखा था। तो क्या गलत कह रही हूं? यकीन मानो जोई, इतना चार्मिंग मौका गवाया है ना तुमने। शादी कर ली होती तो शोहर की मोहब्बत का मजा लूट रही होती। इट्स इनफ। उसकी रंगत तप उठी थी। नगीन ने उसके पहलू में चुटकी भरी। सुन के ही ये हाल है तो अगर मैं ये गर्मा गर्म सूप आपके दिमाग पर उंडेल दूंगी अब। जोहा तो नाक तक भर गई थी। चल बुलाई। हाँ, बंदर क्या जाने अदरक का मजा। वो अब भी छेड़ने से बाज नहीं आ रही थी। मेरा उनका रोमांस का कोई ताल्लुक नहीं है। जोहा को सूप भी कड़वा लगने लगा था। तो ताल्लुक बनाओ न मेरी जान, ऐसे ताल्लुक तो बनाने से बनते हैं। वो लहक कर बोली तो जोहा ने मुतासिफाना नजरों से उसे देखा। आपका तो अनस भाई ने बेड़ा गरक कर दिया है। जालिम, किसकी याद दिला रही हो? वो दफतन उदास होकर बोली थी। उन्हीं की जो इस वक्त मेमो शेमो की सुनहरी जुल्फों से महफूज हो रहे होंगे। जोहा ने सोच कर कहते हुए खुद ही मजा लिया था। आहा, वो तो मेरी स्याह जुल्फों के दीवाने हैं। नगीन इतराई थी। तो कब तक अंधेरे में रहते? वहां के सुनहरी पन्ने तो उनकी नजर चकाचौंध कर दी होगी। जोहा ने भी हमला किया था। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी बात पर जोर देकर बोली तो जोहा ने मजा लिया। ये किसको समझा रही हैं, खुद को या मुझको? तुम मुझे समझा रही हो या डरा रही हो? नगीन ने जवाबन उसे घूरा तो वो उसी अंदाज में बोली, आप समझ रही हैं या डर रही हैं? शट अप। नगीन हंस दी थी। सर्दी से तुम्हारा दिमाग सुन हो गया है, कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रही। सूप पियो गरम गरम। फिर चंद ही लम्हे गुजरे थे। नगीन को जाने क्या सूझी। वैसे जोई, बरसती बारिश और तन्हाई में मुईद भाई के साथ भीगी सड़क पर चलते हुए तुम्हें क्या ख्याल आ रहा था? मेरा जी चाह रहा था हर तरफ आग लगा दूं। हैं? नगीन ने ताज्जुब से उसे देखा। वहां हीटर तो लग नहीं सकता था। एक ही सूरत हो सकती थी गर्म होने की। वो इत्मीनान से बोली तो नगीन ने पास पड़ी मुईद की जैकेट की तरफ इशारा किया। खैर, गर्म होने की और भी बहुत सी सूरतें थी। कानों तक सुर्ख पड़ी थी उसका मतलब पाकर। बहुत खुली हुई हैं अब। तो तुम भी खुल जाओ अब। ये कान जो अभी सुर्ख हो रहे हैं, रात मुईद भाई के डायलॉग सुनकर तपने चाहिए थे। वो मजे से कह रही थी। वो बहरहाल आपसे कुछ अक्लमंद ही वाक़े हुए हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि किस किस बात पर मैं सामने वाले का सर तोड़ सकती हूँ। जोहा ने भी इत्मीनान का मुजाहरा किया था। हालांकि मुईद से मुतालिक ये सारी छेड़छाड़ उसे जहर लग रही थी, मगर हाय रे मजबूरी। अब हर किसी के सामने तो वो अपनी तबीयत का ये रुख पेश नहीं कर सकती थी, और कुछ सबक की ब्रेन वॉशिंग का भी नतीजा था कि वो नगीन के सामने मोहतात ही रहती थी। मगर फिर भी कभी कभार ये चिड़ पूरी तरह उभर कर सामने आ ही जाती थी, तो फिर सभी मजा लेते थे, जैसे इस वक्त नगीन ले रही थी। सर तोड़ने वाली बात तो सही है, मगर दिल तोड़ना तो बहुत बड़ा गुनाह है जोई। फांसियां दिलवा दिलवा कर वकील साहब का दिल बहुत मजबूत हो चुका है। बिल्कुल स्टार प्लस के जालिम सासों की तरह उन पर भी असर नहीं होता। वो तंजिया बोली थी। हाय जोई, ऐसा तो मत करो। इतना अच्छा देवर है मेरा, तुम्हारे पीछे ख्वार है, और तुम यूं ना कदरी कर रही हो। नगीन को मुईद हसन पर तरस आया था। तो कहीं और जाके कदर कराएं अपनी। जोहा तनकी थी। फिर उसे अचानक याद आया, बल्कि रात उनकी किसी पुरानी शनासा ने ही हमें लिफ्ट दी थी, और उससे बड़ा हंस हंस के बातें कर रहे थे। ओहो, तुम्हें तो बड़ा अफसोस हुआ होगा। ना जी, मुझे काहे का अफसोस होगा, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मेरा तारुफ कज़न की हैसियत से कराया। वो मजे से बोली। दिमाग तो खराब नहीं हुआ तुम्हारा, गौर से सुनती, सजन कहा होगा। नगीन को यकीन नहीं आया था।
मुझे क्या जरूरत पड़ी थी इतना गौर करने की? गौर किए बिना ही पता चल रहा था और सारा चक्कर समझ में आ रहा था। उससे खाली प्याला नगीन के हाथों में थमाया और टिश्यू से होंठ साफ करने लगी। एक तो तुम्हें हवा में तीर चलाने की बहुत आदत है। नगीन मायूस होकर उठ गई थी। और आपको सबकी जिंदगी में रोमांस का रंग भरने की। जोहा ने उसे छेड़ा था। फिर पूछने लगी, अनस भाई कब आ रहे हैं? बस 3 रोज तक। इमाद भाई का भी फोन आया था कल। ठीक ठाक नजर रखे हुए हैं मेरे मियाँ पर। वो हंसी थी। शुक्र है वो आए तो आपका ध्यान बचे, सोहा ने कहा। उसी वक्त चची जान ने नगीन को आवाज दी थी, अनस का फोन है बेटा, देखा? इधर मैंने याद किया, उधर उनके दिल की घंटी बजी। वो इतराई थी और इधर फोन की। जोहा ने गहरी सांस भरी। नगीन हंसते हुए कमरे से निकल गई। जोहा ने कीना तोड़ नजरों से मुईद को जैकेट को देखा और उठाकर कुर्सी पर फेंक दिया। एक तो पता नहीं अल्लाह मियाँ ने हर एहसान इसी बंदे के जरिए मुझ पर करना होता है। उसे पुराना शिकवा था। पुरतपिश निगाहों ने लम्हों में सबक के हवास गुम किए थे। कहाँ गुम हो जाती हैं आप मेरे साथ चलते चलते? वो सरापा शबनम बना हुआ था, मगर उसकी फितरत की शोलगी सबक के तन मन को जलाकर राख कर रही थी। उसकी तमाम तर तवज्जो सबा पे मुर्तकिज थी और सबा उसे तो अपना आप हवा से भी हल्का महसूस हो रहा था। तमाम जान नौफिल के हाथों में दबे हाथों में सिमट आई थी और अब वो उस पर मेहरबान हो रहा था, अब्रे करम की तरह। एक बारिश खिड़की के उस पार बरस रही थी, सर्द और बेरहम, और एक खिड़की के इस तरफ थी, नर्म पुरहिद्दत। उसे याद नहीं था कि नौफिल ने कभी इतनी मोहब्बत से उसकी जानिब पेशकदमी की हो या उसे दिल की रजा से छुआ हो। तो अब, या अल्लाह, ये लम्हा है या तमाम जिंदगी? उसने सख्ती से आंखें मूंद ली। ख्वाब इस कदर खूबसूरत तो नहीं हुआ करते, और अगर ये ख्वाब था भी तो उसके यकीन में जिंदगी बसर करने को जी चाहने लगा था। वो बहुत मोहब्बत से उसे छू रहा था, और वो प्यासी धरती उसे कैसे कहे कोई कि सहराओं की तपती प्यास रिमझिम सी नहीं बुझती। आई लव यू सबा, आई रियली लव यू। वो थक सा गया था, हार गया था। उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई थीं। यह नौफिल अहमद था, वो पत्थर से बना शख्स के जिसकी तह दर तह छुपी जात को तलाशने में सबक की उंगलियां फगार हो गई थीं। इतनी आसानी से खुल गया। उसके तपते सुलगते दिल पर ठंडे मीठे पानी की फुहार रसी पड़ी थी। उसके शाने में मुंह छुपाए वो शायद इतराफ की पहली सीढ़ी पर था। आई लव यू सबा, और वो उसके लफ्जों की गहराइयां नापने में मसरूफ थी। शर्म करो, पिछले आधे घंटे से एक भी काम की बात नहीं की तुमने, मुसलसल लड़ रही हो। उसने उसे शर्म दिलाई तो वो फिर से लड़ने पर आमादा हो गई। शर्म तो आपको आनी चाहिए। कभी लिली की तारीफ कर रहे हैं तो कभी डेजी की, कभी रोज का आमद लगती है तो कभी जेनी। तो मैं क्या करूं यार, यहाँ हर तरफ रंगीनी ही रंगीनी है। वो कर रहा था। तो जरूरत क्या है आपको छोटे छोटे कपड़े पहनने वालियों को देखने की? वो जुलबुलाई थी। मैं थोड़ी देखता हूँ यार, वो खुद ही खिंची चली आती हैं। समझा करो ना, एशियाई हुस्न की बड़ी मांग है यहाँ। वो शरारत से कह रहा था। अनस, खबरदार। वहां बैठकर तो तुम बस खबरदार ही कर सकती हो, मैं और भी बहुत कुछ और कर सकती हूँ अनस। नगीन ने उसे धमकाया था, मगर वो असर लिए बिना बगैर परवाही से बोला, ज्यादा से ज्यादा महके चली जाओगी और क्या? हाँ, चली जाऊंगी और फिर कभी भी लौट कर नहीं आऊंगी। वो नाराजगी से बोली थी। मेरे आने के बाद भी नहीं आऊंगी? वो पूछ रहा था। नहीं, कभी नहीं आऊंगी, बल्कि मनाएंगे भी तो कभी नहीं मानूंगी। वो पूरी तरह नाराज हो गई थी। अनस हंसा था। यहाँ बहुत बेबाकी है यार, एक तरफ नजर उठा के देख लो तो वो यस कहती पीछे चली आती है। तो नगीन के दिल को कुछ हुआ था। तो ये कि इनकार सा मजा करार में कहाँ, बढ़ता है शौक गालिब उनकी नहीं नहीं से। तो ये नहीं मेरी जान कि जो मज़ा तुम्हारे शर्माने, कतराने और लजाने में है, वो उनकी बेबाकियों में कहा। और ये दिल तो अव्वल रोज से तुम्हारा दीवाना है जानम। वहाँ की तपिश का यहाँ के बर्फीले मशीनी जज्बों से क्या मुकाबला। मेरी क्या पूछती हो जाने मन, मैं तो जब से यहाँ आया हूँ जी भर के सो भी नहीं पाया। आधी रात तक तुम्हें याद कर कर के जागता हूँ, तो बाकी रात तुम ख्वाबों में आकर तड़पाती हो। मजबूरी नहीं होती जानू तो मैं कभी भी यहाँ ना ठहरता। पता नहीं तुम वहां कैसे रह रही हो। मेरे बगैर एक एक लफ्ज उसकी दीवानगी का मजहर था।
اس کے پیار کا گواہ تھا، اس کی محبت کا امین تھا، اس کی چاہت کا دعوے دار تھا۔ وہ کیوں نہ مغرور ہوتی، مگر اس کا دل جلانے کو بولی، خیر، ہم تو بڑے سکون میں سوتے ہیں، اطمینان سے جاگتے ہیں، کوئی تنگ کرنے والا نہیں اور نہ ہی کوئی الٹی سیدھی فرمائشیں کرنے والا، یعنی کہ اوور آل مزے میں گزر رہی ہے۔ آئی ہیٹ یو نگی، وہ تپا تھا۔ نگین بے ساختہ ہنسی تھی، تم کبھی بھی میرا دل خوش نہیں کر سکتی۔ وہ مایوس ہونے لگا تو وہ مزید بولی، تو یوں کہیں نا کہ دل خوش کرنا ہے، مجھے خبر ہوتی تو زنان رسالوں کی رومانٹک کہانیوں میں سے ڈائلاگز چرا لیتی، کم از کم آپ یوں خفا تو نہیں ہوتے۔ تم فیل ہو گئی ہو، ہر امتحان میں فیل ہو، قریب تھا تب بھی نالائق اسٹوڈنٹ تھی، اب 7 سمندر پار ہوں تب بھی نالائقی کے جھنڈے گاڑ رہی ہو۔ وہ کھل کے ہنسی تھی۔ انس کی پیاسی سماعتیں سیراب ہونے لگی۔ میں نالائق ہی ٹھیک ہوں، وہ مطمئن تھی۔ ہو تو تم بھی کندن، مگر تمہیں تھوڑی سی دکھ اور جدائی کی آنچ دینی پڑے گی، پھر صحیح معائنوں میں چمکو گی تم، وہ کہہ رہا تھا، اور نگین ہنس ہنس کر اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ جدائی؟ اور آپ 15 دن تو نکالے نہیں جا رہے میرے بغیر۔ عماد سن رہا ہے ساری زندگی، ساری گفتگو، کیا عزت رکھ رہی ہو تم میری؟ تو کون کہہ رہا ہے کہ جرمنی میں اپنے پوسٹرز لگوائیں؟ یہ سارا مباحثہ تو یہاں بھی روزانہ چلے کرے گا، پرائم ٹائم میں۔ وہ مذاق اڑا رہی تھی۔ انس ناراض ہونے لگا۔ اب تو میں پاکستان آؤں گا ہی نہیں، کرتی رہنا وہاں وظیفے، یہیں کسی گوری کی گوری گوری باہوں کو اپنا مسکن بنا لوں گا، بلکہ اس گوری باہوں والی کو یہیں لے آنا۔ سچی انس، ذرا مجھے بھی ریلیف مل جائے گا۔ وہ اپنی بات کے آخر میں خود ہی کھلکھلا دی تو انس تب کر رہ گیا۔ طلب ایک کڑی حقیقت ہے جس سے نگاہ چرانا ممکن ہی نہیں۔ اب یہ وقتی طلب تھی یا حقیقی، اس کا اندازہ سبق کو نہیں ہو پا رہا تھا، مگر ان لمحات میں اس قدر خوبصورتی، اس قدر دلکشی تھی کہ وہ ان کے فریب میں الجھتی جا رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا اگر یہ دھوکہ ہے تو وہ دھوکہ کھانے کو تیار ہے، اگر یہ خواب ہے تو وہ اس کی تعبیر سے بے نیاز اس کے فسون کا شکار ہونے کو تیار ہے۔ وہ راضی برضا تھی، اور محبتوں کے طوفان رکا نہیں کرتے، سیلاب کی مانند بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی کیفیت کا شکار آج نوفل احمد بھی ہوا تھا۔ تمام تر نفرت اور خود ساختہ واہموں کو دل و ذہن سے جھٹکے وہ اس پل صرف اور صرف صبا کا تھا، صبا نوفل احمد کا۔ آئی لو یو صبا، وہ نہ جانے کتنی بار اسے یقین دلا چکا تھا، بلکہ اپنے عمل سے اپنے کہے کو یقین بخش چکا تھا، لیکن شاید خود بے یقینی کی زد میں تھا، اس لیے صبا کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اول رات سے لے کر آج تک وہ بدگمانیوں میں لپٹا، طنز و استہزاء سے بات کرتا، اس پر نفرتوں کے گڑھے انڈیلتا آیا تھا۔ تو یہ ایک رات میں کیا جادو ہو گیا تھا کہ نوفل احمد اس کی جانب پلٹ آیا تھا؟ محبت؟ تو یہ محبت ہے؟ کیا یہی محبت ہے؟ اس کے دل میں سوال گونجا۔ تب اس کے ذہن نے پوری شدت سے اس کی نفی کر دی۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وقت، کشش، حوث، مگر محبت یہ نہیں ہے۔ تو کیا محض مجھے کھلونا سمجھ کر وہ سر سے پاؤں تک جھنجھنا اٹھی تھی؟ ابھی کچھ دیر پہلے تک اسے اپنا آپ معتبر ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ نوفل احمد کا لمس اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت لگ رہا تھا، اور اب اسے لگا جیسے اس کے وجود پر کن کھجوریں رینگ رہی ہوں۔ جب تک ان سوالوں کا جواب نہ مل جاتا وہ اس قرب کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ تبھی اس کو سختی سے جھٹکتے ہوئے تمام تر وحشت اس کے لب و لہجے میں اتر آئی تھی۔ صبا، محبتوں کا خمار ابھی بھی اس کے انداز و الفاظ سے جھلک رہا تھا، مگر ادھر صبا کی انا، اس کی عزت نفس داؤ پہ لگی تھی۔ ڈونٹ ٹچ می نوفل، اس کا لب و لہجہ روندنے لگا، آنسوؤں کی نمکینی حلق میں اتار آئی۔ کوئی اور وقت ہوتا، اول روز سے نوفل احمد اسے اپنی ہم سفری میں لے کر چلا ہوتا، تو اس رات کا رنگ انوکھا ہی ہوتا۔ بدگمانی کی بارش نہ برستی، بلکہ محبتوں کی نرم و ملائم دھوپ ہوتی۔ کیا ہوا صبا؟ وہ اب بھی متنفر نہیں ہوا تھا، مگر شاید اب صبا سوچ کی گہرائیوں میں اتر گئی تھی۔ تبھی تو ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ آپ مجھے بیوی کی حیثیت سے اپنی تمام تر دلی و ذہنی آمادگی سے قبول کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ اس رات کے فسوں کا شکار ہو کر محض ایک عورت کو پاس پا کر بہکنے کا احساس ہے نوفل احمد، تو مجھے چھوئیے گا نہیں۔ اس کی زخمی انا پھنکار اٹھی تھی۔ نوفل احمد کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ خان، اگر تم نے مزید اکڑ دکھانے کی کوشش کی تو میں تمہارا حشر خراب کر دوں گا۔
वो मोबाइल फोन कान से लगाए खिड़की के शीशे से पार बरसती सर्दियों के बारिश का नजारा करती उसे धमका रही थी। देखो जाले, इसमें ऐसी खफगी वाली कोई बात नहीं, और मैं बहाने क्यों बनाऊंगा? अगर मुझे तुमसे नहीं मिलना होता तो मैं साफ इनकार कर देता। शिमुल कदर गड़बड़ाया था। जाले ने गहरी सांस खींची, फिर तंजन बोली, हाँ, बदजौक तो तुम शुरू से ही हो, और बद इखलाकी अब अच्छी तरह जाहिर हो रही है। मैं बद इखलाकी भला? वो बेसाख्ता बोला, और फिर जाले की लान तान सुन के अपने लफ्जों पर पछताया भी। तुम हो खानों के नाम पर शिमुल खान, आफरीदी कहते हो तुम खुद को। उफ, मुझे तो तुम्हारे बाबा जान से मिलना चाहिए और तुम्हारी चार्जशीट उनके हवाले करनी चाहिए। उन्हें सही ट्रिक्स आते हैं तुम्हें सीधा करने के। क्यों मेरी जान खा रही हो जाले? सोने दो यारा, मौसम खराब हो रहा है बाहर, और वैसे भी मैं बहुत थका हुआ हूँ। वो वाकई नींद के झोंकों की जद में था। सीजन की वजह से इन दिनों एक्सपोर्ट का लोड बहुत ज्यादा था, और कुछ वो खुद भी इस काम में बहुत इन्वॉल्व रहता था। वो मुलाजमों पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करने वाला बंदा नहीं था, तभी कामयाब भी था। तुम सोने लगे हो? जाले को जैसे झटका सा लगा था। इतने खूबसूरत मौसम में तुम्हें नींद आ रही है? वो बेयकीनी से पूछ रही थी। शिमुल करह कर रह गया। तो रात और किसके लिए होती है? जवाबन वो मुस्कुरा दी थी। ऐसी खूबसूरत रातें तो कॉफी पीने, शीशे पर बरसती बूंदों का नजारा करने और मीठी मीठी बातें करने के लिए होती हैं। उसके मखमूर लहजे ने शिमुल के आसाब को अलर्ट किया था। मेरे ख्याल में तुम्हें भी एक पुरसुकून नींद की जरूरत है। मैं इतनी बदजौक नहीं हूं। तुम ये बताओ कि बेजी से कब मिलवा रहे हो? ये मैंने तुमसे कब कहा था? शिमुल को जैसे करंट छू गया। जवाबन वो हंसी थी। तुमने नहीं कहा तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं शादी से पहले अपनी होने वाली ससुराल नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं तो तुम्हारे बाबा जान के दरबार में हाजिरी देने को भी तैयार हूं। ख्वाब देखना छोड़ दो जाली बीबी, वो कहे बिना रह नहीं सका था। ऐसे ही उसे एतराज हुआ था। बात सीरियस थी, वरना वो बीबी का नोटिस जरूर लेते। अब तो मैं आदी हो चुकी हूं इन ख्वाबों की। तुम्हारे संग चलना और दूर निकल जाना, तुम्हारी हवेली की राहदारियों में घूमना और तुम्हारे साथ ढेरों बातें करना। वो जैसे वाकई उस ख्वाब की गिरफ्त में आ गई थी। हर ख्वाब की ताबीर अपनी मनमर्जी की नहीं होती जाले अफरीदी। आप अपनी मर्जी से शायद ख्वाब देखने पर तो कादिर हो सकते हैं, मगर उनकी ताबीर नहीं बदल सकते। वो संजीदा था। अरे छोड़ो यारा, हम क्यों फिक्र करें? हिम्मत और हौसला हो तो किस्मत की हर चाल अपने हक में की जा सकती है। वो उसके लबो लहजे की नकल करते हुए बोली तो ना चाहते हुए भी शिमुल मुस्कुरा दिया। अब लगी हो ना पठानी? पता है शिमुल, मैंने सोचा है कि अब मैं पिशवाजे सिलवाना शुरू कर दूं। सर पर दुपट्टा लिया करूं, ट्राउजर की जगह शलवार पहना करूं, तुम्हारी हवेली का रूप अपना लूं, ताकि कोई मुझे रिजेक्ट करने का रीजन पेश न कर सके। वो कह रही थी, और ये वो मौजू था जो शिमुल खान के आसाब को तनाव का शिकार कर देता था। वो किसी सूरत भी उसके पल्लू से आस के जुगनू नहीं बांधना चाहता था कि जिनकी रोशनी में वो उसके पीछे चली है, मगर जो खुद ही काटजार में उलझने को तैयार हो उसका क्या? मर जाओगी जाले अफरीदी, ये राह इतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। वो बेख्तियार हुआ था। जाले चौंकी। ये लबो लहजा आम तो नहीं था। इतनी तपिश तो शिमुल खान अफरीदी के लबो लहजे में कभी नहीं उतरी थी। तुम साथ हो तो मैं हर हद से गुजरने को तैयार हूं, मगर मैं ये नहीं चाहता। शिमुल ने अटल अंदाज में कहा तो वो कयाफा लगाने लगी। क्या तुम बाबा जान से डरते हो? मैं सिर्फ तुमसे डरता हूं जाले अफरीदी, हकीकत से हार नहीं पाओगी तुम। वो बेख्तियार बोला था। कैसी हकीकत? वो हैरान हुई थी। दूसरी जानब कई लम्हों की खामोशी थी। तुम ये क्यों नहीं समझ लेती जाले कि मैं तुम्हारे नसीब में नहीं हूं? वो हारने लगा था। बशर का दिल था, वो पुकारती थी तो खिंचा चला जाता था। मर्द भी था। इतनी खूबसूरत लड़की उसके पीछे दीवानी हुई फिरती थी, ना चाहते हुए भी उसकी तवज्जो बिखर बिखर जाती थी। खुदा ना करे, वो बेसाख्ता बोली, फिर उसे डांटने लगे। मैं ऐसा क्यों सोचूं? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है शिमुल खान। तुम्हें तो मैं तकदीर में ऊपर से लिखवा के लाई हूं। तुम्हारे पास वो नजर ही नहीं, वरना मैं तुम्हें दिखाती अपनी पेशानी पर तुम्हारा चमकताना। मत दो फरेब खुद को और मुझे भी। क्या बात है शिमुल, क्या तुम संजीदा हो? खैरियत तो है ना? वो मुतफक्किर हुई थी। देखो जाले, मैं 1000 दफा नौफिल से भी कह चुका हूं कि तुम्हें समझाए, बल्कि तुम खुद ही समझ लो कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। वो कह रहा था,
اور جالے اس کے لفظوں کی گھمن گھیریوں میں چکرا رہی تھی. تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، بلکہ جو زندگی تم گزار رہی ہو وہ میری حویلی کی گھٹن زدہ ماحول سے بہت بہترین ہے. اپنے مقدر کو اپنے ہاتھوں پچھتاووں کے حوالے مت کرو. تمہارا شریک سفر صرف تمہارا ہونا چاہیے جالے، صرف تمہارا. اور تم کس کے ہو؟ جالے بے یقینی کی زد میں تھی. دیکھو، جھوٹ مت بولنا شمیل، ورنہ میں مر جاؤں گی. میں اب مزید جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ میں تمہاری زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا ہوں. شمیل نے صاف گوئی سے کہنا شروع کیا تو جالے کے دل کی دھڑکن تھم تھم کے چلنے لگی. میری شادی ہو چکی ہے جالے، 2 سال ہو چکے ہیں، مجبوراً ہی صحیح، مگر میں کسی اور کا ہوں. جھوٹ، وہ یقین سے پر لہجے میں بولی. تم مجھ سے پیچھے چھڑانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو. میں سچ کہہ رہا ہوں. تم نوفل سے حقیقت معلوم کر سکتی ہو. نہیں، میں کسی سے نہیں پوچھوں گی، مگر تم مجھ سے یہ جھوٹ مت بولو. وہ تیز لہجے میں کہتے شمیل کو خائف سی لگی، مگر وہ واقعتاً اسے کسی دھوکے کے آمیز امید کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا. نرمی سے بولا، یہ سچ ہے جالے، میں شادی کر چکا ہوں اور میری بیوی میری فیملی کے ساتھ ہی رہتی ہے. میں مر جاؤں گی شمیل. اس کی شربتی آنکھیں بھر آئی. کوئی کسی کے لیے نہیں مرا کرتا جالے، یہ صرف کتابی باتیں ہیں. تم بھی ایک نئی زندگی شروع کرو، وہ صفاقی پر اتر آئے گا. کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا شمیل، مگر میں تمہارے لیے مر جاؤں گی. میرے ساتھ ایسا مت کرو. جالے نے جیسے اس کی منت کی تھی. مت دو تکلیف خود کو بھی اور مجھے بھی جالے. جو حقیقت تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی. اگر میری بات کا یقین نہیں ہے تو اب تم نوفل احمد سے پوچھ لو. شمیل نے اس کے اپنے مابین تعلقات کو ایک آخری موڑ دے کر آہستگی سے خدا حافظ کہا اور موبائل آف کر ڈالا. بکواس کر رہا ہے. وہ ابھی تک بے یقینی کی گرفت میں تھی. ہتھیلی سے رگڑ کر آنسوؤں کی دھند صاف کرتے ہوئے اس سے اگلا نمبر نوفل احمد کا ملایا تھا، مگر وہ مسلسل آف مل رہا تھا. جب وہ خود کہہ رہا ہے تو وہ تھم سی گئی تھی. تو اس نے شادی کر لی. اس کے قدم بلند قامت آئینے کے سامنے رکے تھے. میں جالے افریدی یہ روپ سروپ لے کر کسی کے سامنے جاؤں اور وہ مجھے اپنا ابدان نہ کر دے، اور وہ بے قدر ہی نہ جان سکا میری. اتنی آسانی سے اس نے اپنا تن من کسی اور پر وار دیا. وہ سراپا جو میری آنکھوں میں اتنے برسوں سے مقید تھا، اب وہ کسی اور کی ملکیت ہے. وہ آنکھیں جن کے سنہری پن کو میں نے اپنی پوروں سے چھونے کی تمنا کی تھی، ان میں کسی اور کے سپنے پلتے ہیں. وہ قرب جس کی چاہ مجھے نیو یارک سے یہاں کھینچ کر لائی تھی، کسی اور کے شب و روز مہکاتا تھا. آئی ہیٹ یو شمیل خان آفریدی، آئی ہیٹ یو. وہ ایک جنون کسی کیفیت میں اٹھی تھی. تو پھر یہ طے ہے کہ اب عمر بھر نہیں ملنا. تو پھر یہ عمر بھی کیوں تم سے گڑ نہیں ملنا. ڈیڈی اپنے بستر میں محوے آرام تھے، وگرنہ اتنی رات گئے اس کی آمد کا مقصد ضرور پوچھتے. وہ سیدھی ان کے واش روم گئی تھی. تو پھر یہ عمر بھی کیوں، جب جینے کا مقصد نہیں رہا شمیل خان. اس نے ریزر کھول کر بلیڈ نکالا اور ایک وحشت کے عالم میں دانتوں پر دانت جما کر اپنی داہنی کلائی پہ رکھ دیا. نوفل کا ذہن بے یقینی کی زد میں تھا. یہ انداز و الفاظ صبا کے تھے. وہ تو محبتوں کے پھولوں سے اس کی جھولی بھر دینے کو تھا، اپنی حلاوتوں سے تمام کڑواہٹ مٹانے کو تھا. اور وہ ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ جھٹک چلی تھی. تم کبھی میرا اعتبار نہیں کرو گی، وہ یکلخت پھنکارا تھا. صبا تحیر سے اسے دیکھنے لگی. اتنے عرصے میں پہلی بار وہ اسے آپ جناب سے ہٹ کے مخاطب کر رہا تھا. میں چاہے تمہارے لیے تڑپتا رہوں، سلگتا رہوں، تمہاری طلب میں پاگل ہوتا رہوں، مگر میری محبت تم پر، تمہارے سنگ دل پر کبھی اثر پذیر نہیں ہوگی. تم رہو گی قید اپنی گزشتہ محبتوں کے گنبد میں، جہاں تمہیں کبھی بھی میری محبت کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ تمہارے دل کا پیمانہ لب بھرا ہوا ہے. تشنا لب تو میں ہوں، میں جو. وہ سرخ ہوتی آنکھیں اس پر جمائے شدید برہمی کے عالم میں تھا، اور یہ کیا راز و نیاز کھول رہا تھا. اس کا سر چکرانے لگا. شانوں میں کھپتی اس کی انگلیوں کا درد ذرا بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا. وہ تو ایک بحر تحیر میں غرق تھی، مگر لمحے ریت کی مانند ہاتھوں سے پھسل چکے تھے. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی شفاعت پر کیا رد عمل ظاہر کرے. وہ پلٹ کر کمرے سے جا چکا تھا، شاید سب کچھ ختم کر کے. سب کچھ وہی جو ابھی شروع ہی ہوا تھا، اور وہ اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں سب گنوا بیٹھی تھی.
और अब बैठी हाथ मल रही थी। तौबा है अनस, वहां इतनी दूर बैठकर भी दिल ही जलाए जाएंगे मेरा। यहां तो बहुत डायलॉग बाजी करते थे, वो मायूसी से कह रही थी। अनस सुलगा। तब कौन सा कदर करती थी तुम, जो यहां फोन से सुनकर दिल पर चोरी करना चाह रही हो? वो दिल खोल कर हंसी। किस कदर तपे हुए हैं अनस, वैसे क्या कर रहे हैं इस वक्त? ऐसे ही दिमाग खराब हुआ तो तुम्हारे लिए शॉपिंग करने निकल खड़ा हुआ। अभी इमाद सामने शॉप पे खड़ा है और मैं फोन बूथ पर खड़ा धूप सेंक रहा हूं। धूप या आंखें? नगीन ने छेड़ा तो वो ढिठाई से बोला। यही समझ लो, जो कर सकता हूं वही करूंगा ना। आई विल किल यू अनस। वो गुर्राई थी, तभी लाइन ड्रॉप हो गई। शिट। वो सख्त बदमजा हुई थी। तभी फोन बूथ से निकलते हुए जेर लब मुस्कुराहट के साथ अनस ने अपने मोबाइल से दोबारा नंबर मिलाया था। तस्वुर जाना में डूबा वो अपने ध्यान में गुम था। नगीन ने लपक कर रिसीवर उठाया। मुझे खबर थी मेरी जान इंतजार कर रही होगी। वो अंदर तक ठंडा हो गया। ऐसे ही? मैं तो किसी और के फोन के इंतजार में थी। वो मुकर गई। कभी तो एतराफ कर लिया करो। तो वो मुल्तजाई अंदाज में बोला तो वो हंसने लगी। अनस ने हाथ उठाकर सड़क के पार इमाद को इशारा किया। कान से मोबाइल लगाए वो बड़ी महवियत से नगीन को सुन रहा था। नशे में धुत ड्राइवर का ट्रॉलर उसे अपनी तरफ बढ़ता दिखाई ही नहीं दिया था। अनस! अमाद जोर से चीखा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नगीन ने एक धमाका और अनस की कराह सुनी थी और बस। दहशत ने उसे अपने बेरहम हिसार में ले लिया था। और फिर वो आ गया था, 3 नहीं बल्कि 15 दिनों के बाद। लेकिन पहले की तरह हंसता मुस्कुराता नहीं, बल्कि ताबूत में बंद लाशे की सूरत। और इन 15 दिनों में घर वालों का क्या हशर हुआ था ये बताने के लायक नहीं था। मीर हाउस में सफ़े मातम बिछ गई थी। जिसने सुना उसकी आंखें अश्कबार थी। इस कदर जवान मौत। सब लड़के बौखलाए हुए थे, तो वहीं ताया जान भी ढह से गए। जवान बेटा भरी जवानी में उन्हें बेसहारा कर गया था। ताई जान तो हवास में थी ही नहीं, उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा था। उनका जहन अनस की मौत की खबर पर ही ठहर गया था। और फिर वो थी अनस की दीवानी, उसकी खुशी में हंसती और उसके गम में शराकतदार। उसे शायद इस खबर के मुतालिक ना ही बताया जाता, मगर क्या किया जाता कि फोन पर उस वक्त वही थी जब यह तबाहकुन एक्सीडेंट हुआ था। मगर उसकी हालत तो ऐसी थी कि ना चाहते हुए भी सबको रुला रही थी। वो किसी तौर भी अनस की मौत का यकीन करने को तैयार नहीं थी। लेकिन तकदीर से कौन लड़ सका है? मौत से किसको रस्तगारी है? उसे भी 15 दिनों के बाद यकीन आ गया था, और तब से अब तक वो पत्थर की हो गई थी। जब वो हमेशा के लिए गया तब भी उसे होश नहीं था। नौफिल उसे गले लगाकर रो दिया, मगर उसकी पथराई आंखों में से एक भी आंसू नहीं निकला था। उसकी हालत पत्थर दिलों को भी पगला रही थी। और जाने वाले कब रुका करते हैं। वो भी चला गया था, दायमी जुदाई देकर। उसे जाले के डैडी का फोन मिला था। मैं नौफिल को ट्राई कर रहा था, मगर उसका फोन मुसलसल बिजी मिल रहा था। जी अंकल। वो आंखें मसलता उठ बैठा। बेटा आप इस वक्त यहाँ आ सकते हैं, जाले हॉस्पिटल में एडमिट है। वो परेशानी के आलम में कह रहे थे। शिमिल का दिन सुकड़ने लगा। उससे क्या हुआ है? मैं बहुत परेशान हूँ शिमिल बेटा, वो बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रही है। ऐसे में खुदकुशी की कोशिश करना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो पता नहीं उसे क्या क्या बता रहे थे, मगर वो तो वहीं भग से उड़ गया। खुदकुशी? कौन से हॉस्पिटल में है वो? उसे अपनी आवाज किसी गहरे कुएं में से आती महसूस हुई थी। जवाबन उन्होंने उसे हॉस्पिटल का नाम बता दिया। उसने मजीद कुछ बात किए बगैर फोन ऑफ कर दिया। अगर वो नाइट सूट में नहीं होता तो शायद कपड़े बदलने की भी जहमत न करता, मगर अब भी उसकी उजरत काबिल दी थी। घर से निकलते हुए गाड़ी चलाते हुए वो मुसलसल नौफिल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, मगर लाइन नहीं मिली। मायूस होकर उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वो जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था। जाले के डैडी बेहद मुतफक्किर से उसे कॉरिडोर में ही मिल गए थे। वो लपक के उनके पास पहुंचा। अब कैसी है वो? वो मतौहिश था, पहले से बेहतर है। वो थके थके अंदाज में कहते वहीं बेंच पर बैठ गए, तो वो भी उनसे कुछ फासले पर टिक गया। मगर उसने ये सब वो क्या क्यों के चक्रों में पड़ने ही लगा था कि यकलक थिक धमाके के साथ उसके जहन में गुज़िश्ता रात जाले से फोन पर होने वाली आखिरी गुफ्तगू तरोताज़ा हो गई।
वो मुस्तरब सा बात अधूरी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। अपनी कलाइयों की रगें काट ली उसने। मुझे समझ में नहीं आता शमील, किस बात ने उसे इतना तंग किया कि वो जिंदगी से ही मुंह मोड़ गई। मेरा भी ख्याल नहीं किया। वो बेहद शिकस्ता दिल हो रहे थे। तब से अब तक यही बात उन्हें खाई जा रही थी कि इतनी खुश खुरम जाले खुदकुशी जैसा अहमकाना इंतहाई इकदाम कैसे कर सकते थे। कोई किसी के लिए नहीं मरता जाले, तुम भी नई जिंदगी शुरू करो। उसे याद था उसने कहा था, और जवाबन वो बोली थी, मैं मर जाऊंगी शमील, मेरे साथ ऐसा मत करो। वो सर थाम कर बैठ रहा। तो सच बोलना ही मेरा जुर्म हो गया है, मगर ए खुदा तू गवाह है, मैंने जाले को आने वाले वक्त की तकलीफ से बचाने की मकदूर पर कोशिश की थी। मुझे क्या खबर थी कि वो जज्बाती लड़की इस कदर बोल्ड स्टेप लेगी। उसकी मुझसे मोहब्बत इतनी गहराई, इतनी शदीद के जान जाने का खौफ भी नहीं हुआ उसे। जाने दिल की किन गहराइयों में गड़ी हैं इस यकतरफा मोहब्बत की जड़ें। वो अभी तक शौक था। यकतरफा मोहब्बत, वो ठिठका। यह ख्याल का सिक्का कासे जहन में गिरा तो कितनी ही देर खनकता रहा। फिर कोई उसके अंदर हंसा था, बहुत तंजिया और जताने वाले अंदाज में। शमील खान आफरीदी, किसे धोखा देते हो, जाले आफरीदी को या अपने आप को? मान क्यों नहीं लेते कि तुम उससे नहीं बल्कि इतने सालों से खुद से भाग रहे हो। इस एतराफ से भाग रहे हो कि जाले की मोहब्बत एक तरफा नहीं बल्कि तुम भी गिरफ्तार मोहब्बत हो, और यह कि उसकी शरबती आंखों में उभरते अपने अक्स ने ही तुम्हें मोहतात कर दिया था। तुम जो रस्मों में जकड़े रिवायतों के परवरदा। वो शदीद जहनी तनाव का शिकार था। इस वक्त डॉक्टर ना आ जाता तो शायद उसका नर्वस सिस्टम जवाब दे जाता। अब वो खतरे से बाहर है, मगर आफरीदी साहब, ये फ़कत आपकी बदौलत हुआ है कि हमने पुलिस को इतला नहीं की, वगरना हम ऐसे केसेस बहुत मोहतात होकर हैंडल करते हैं। थैंक यू अब्बास, मैं समझ सकता हूँ। अंकल ममनून हुए थे। अगर डॉक्टर के साथ उनके अच्छे और देरीनी ताल्लुकात ना होते तो यकीनन अब तक वो पुलिस के चक्करों में पड़े होते, और जो बदनामी होती वो अलग। मगर आइंदा ख्याल रखिएगा, इससे बहुत केयर की ज़रूरत है। वो शदीद जहनी तनाव का शिकार है, तभी ऐसी हरकत की है उसने, वरना जाले जैसी मैच्योर्ड लड़की से मुझे ऐसी तवक्को नहीं थी। उसे इस जहनी दबाव से निकालें, वरना उसका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। डॉक्टर अब्बास ने संजीदगी से कहा, और ऐसी ही दो चार पेशेवराना नसीहतें करता चला गया। क्या हुआ है उसे शमील? तुम तो उसके दोस्त हो। रात वो अपने कमरे में गई तो बिल्कुल ठीक थी, पुरसुकून और मुतमईन। फिर ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी इंतहा हो गई तकलीफ की कि उसे जिंदगी जैसी शय बेकार लगने लगी? ऐसा क्या छिन गया उससे? अंकल हौसला छोड़ बैठे थे, मगर शमील खान आफरीदी उनके किसी एक भी सवाल का जवाब देने के काबिल नहीं था। खुदा के लिए नगीन, पेट भर के ना सही, दो निवाले ही खा लो बच्चे, अपना नहीं तो आने वाली जिंदगी ही का ख्याल करो। चाची जान आज से नहीं, मुसलसल 2 दिन से उसकी मिन्नतें कर रही थी, और वो थी कि दुनिया से बेगानी, खुद से लापरवाह। रो रो के उसकी आंखों के सोते खुश्क हो चुके थे, आंखें सूज गई थीं, आवाज बैठ गई थी, मगर गम था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इमाद पर नजर पड़ी तो वो चची जान का हाथ पीछे धकेलती तेजी से उठकर उसकी तरफ लिपकी। अनस कहाँ है? मैंने आपको कहा था ना उनका ध्यान रखना, फिर कहाँ छोड़ आए उन्हें? उसकी आस्तीन को मुट्ठी में जकड़े वो वहशतज़दा अंदाज में पूछ रही थी। कसरत गिज़े वजारी से सूजी गुलाबी आंखें और बैठी बैठी आवाज मिल गई जैसे हुलिये में। ये वो नगीन तो नहीं थी जो हर वक्त बनी संवरी खुशबुओं में बसी अनस की दिलदारी का सामान किए रहती थी। खुद इमाद का दिल कटने लगा था। उसने भी तो भाइयों जैसा दोस्त खोया था, जिसका जितना भी मातम किया जाता वो कम था। इमाद भाई बताएं ना, कहाँ है अनस? मैं इतने दिनों से उनका इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने तो परसों आने का कहा था, अब तो इतने दिन गुजर गए। आप तो उनके साथ आने वाले थे ना, फिर अकेले क्यों आ गए? वो नाराजगी से कह रही थी, जैसे उससे अनस की मौत की खबर ही ना हो, जैसे उसकी विदाई का दिन बीच में आया ही ना हो। चाची जान रोती हुई आगे बढ़ी और उसे शानों से थाम लिया। सब्र करो मेरी जान, किस्मत में इतना ही साथ लिखा था तो कोई कैसे मिटा सकता था। नगीन ने जैसे उनकी बात सुनी ही ना, उनका हाथ झटकते हुए उसी अंदाज में बोली, कैसी बातें करते हैं? देखिए इमाद भाई तो लौट आए हैं, उन्होंने भी इनके साथ आने का वादा किया था। वो वादा खिलाफी नहीं करते। वो तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकते। खफगी दिखा रहे होंगे, है ना इमाद भाई? वो अब इमाद से पूछ रही थी। उसकी शर्ट की आस्तीन अभी तक नगीन की गिरफ्त में थी। इस कदर जवान जहान मर्द होते हुए भी उसकी हालत देखकर इमाद का दिल पानी होने लगा।
जी चाहे मर्दानगी का ज़्वम छोड़कर ऊंची आवाज में रो दे। अभी तक वो सब अनस की नागहानी मौत को कबूल नहीं कर पा रहे थे, तो वो जो उसकी हम सफर हम नफ्स थी, जिसके बगैर एक लम्हा गुजारना भी अनस को कयामत लगा करता था और जिसका वो बरमला इजहार भी किया करता था, किस हौसले से उसे दागे जुदाई दे गया था। और अब नगीन की हालत, ये लम्हा मौजूद था और बर्दाश्त से बाहर था। इमाद बेबसी से चची जान की तरफ देखने लगा। मरियम फुप्पो रोती हुई आगे बढ़ी। आज अनस के कुल का दिन था। घर खवातीन और मर्दों से भरा हुआ था। ताई जान बदस्तूर हॉस्पिटल में थी, गम से निढाल सही, मगर मुईद और सबा मुसलसल उनके पास थे। ऐसे में नगीन की खुद सी बेगानगी मजीद दुख का बायस बन रही थी। शादी के चंद माह बाद ही हर वक्त दुल्हन की मानिस सजी बनी रहने वाली लड़की का रूप उजड़कर बेवगी का लिबास पहन चुका था। मेरी बच्ची, मरियम फुप्पो से गले से लगा के रो दी। अनस क्यों नहीं आते फुप्पो? मैंने तो उन्हें इमाद भाई के भरोसे भेजा था। इनसे पूछे ना, उन्हें कहाँ छोड़ आए? वो उनकी गिरफ्त में कसमसा कर शिकवा न हुई तो चची जान हौसला हार बैठी। एकदम से फिजा में रोने की आवाजें गूंजी तो नगीन चौंक कर चची जान और हमरा को देखने लगी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। वो नहीं आएगा मेरी जान, मान लो इस हकीकत को। एक बार खुलकर सोग बना लो, दिल का बोझ हल्का कर लो। वो छोड़ गया है तुम्हें हमेशा के लिए। सौलह बेगम जब्त खो बैठी थी, जबकि इमाद तेज कदमों से चलता बाहर निकल गया था। झूठ कह रही हैं सब, नगीन मरियम फुप्पो के बाजुओं की गिरफ्त हटाते हुए बेयकीनी से बोली। और अव्वल रोज से ऐसा ही हो रहा था। एक तो वो अनस की मौत को मानती ही नहीं थी, और जब जरा से हवास में लौटती तो आंसू थमने में नहीं आते थे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, अनस आने वाले हैं, मुझे कहा था उन्होंने, बस 2-4 दिनों में। वो कहती हुई सौलह बेगम के पास बैठी और सर उनकी गोद में रख लिया। आप तो यूं ही अनस से नाराज हो रही हैं, वो जल्दी ही आ जाएंगे, फिर मैं रहने के लिए आऊंगी। वो इजाजत तो नहीं देते, मगर आप कहेंगे तो वो मान जाएंगे। वो फिर से उसी दीवानगी की जद में थी, जहां कोई भी उसकी कुछ मदद नहीं कर सकता था। सो वो भी रोते हुए धुंधलाती नजर से सिपारा पड़ने लगी कि इस वक्त कलाम पाक से बढ़कर और किसी चीज में सुकून नहीं था। अनस की मौत की खबर ने उसे इतना शॉक किया कि वो जो नाराज था जाले की खुदकुशी और उससे कांटेक्ट ना होने का शिकवा लेकर आया था, साकित रह गया। ये कैसे हो गया यारा? वो बहुत देर बाद बोलने के काबिल हुआ था। बस मुश्तईज दी या फिर हमारी आजमाइश। वो खुद ने ढाल था। जान से प्यारी बहन की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख उसका दिल चीर गया था। वो जो उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता था, अब उसे इस दिगरगू हालत में देखने का हौसला कहां से लाता? सो इस पिछले 1 हफ्ते में उससे बचता ही रहा था। नगीन कैसी है? शमूएल ने दुख से पूछा तो जब्त की लाली उसकी आंखों में उतरने लगी। कैसा हो सकता है कोई इंसान अपनी जिंदगी के बगैर? वो तो बस समझो दुनिया से बेखबर हो गई है। खुदा भी क्या आजमाइशें डालता है अपने प्यारों पर। शमूएल ने गहरी सांस भरी थी, फिर उसे हौसला देने लगा। मगर वो जितना बड़ा दुख देता है उतना ही सब्र भी अता करता है, और ये तो उसका वादा है कि वो हमें हमारी इस्तात से बढ़कर नहीं आजमाता। ये कसक तो ताउम्र नहीं मिटने वाली शमूएल खान, ऐसा गम मिला है हमें। नौफल टूटने लगा था। हौसला करो यारा, तुम्हें तो सहारा देना चाहिए नगीन को, माँ जी को। शमूएल ने उसे घुरका। अम्मी तो नगीन को अकेला छोड़ने को तैयार ही नहीं, उस दिन से वहीं थी। कल जबरदस्ती वापस लाया हूं, मगर उनकी हालत भी ठीक नहीं, बीपी मुसलसल शूट कर रहा है, नौफल ने बताया था। जाहिर है सदमा ही इतना गैर यकीनी और शदीद है। मैं इतना दुख और तकलीफ महसूस कर रहा हूं, तो जिनसे इतनी करीबी ताल्लुकदारी है उनकी कैफियत क्या होगी? शमूएल ने गहरी सांस खींची थी, फिर मुतासिफाना अंदाज में बोला, माँ जी से मिलने का जी तो बहुत है, मगर मैं अभी उनका सामना नहीं कर सकता। उनकी चोट बहुत गहरी है, जख्म भरने में वक्त लगेगा। मैं नहीं चाहता कि फिर से उन्हें गुजरे वक्त में ले जाकर खड़ा कर दूं। मगर तुम हौसला करो यारा, उनके सामने खुद को मजबूत बनाए रखो, उन्हें भी संभलने में आसानी होगी। नौफिल ने यूं ही सर हिला दिया था कि अब तो सब्र और हौसला किसी वक्त ही को आना था। जाले ने उसे देखते ही आंखें मूंद ली थी। वो गहरी सांस भरता आगे बढ़ा और स्टूल खींचकर उसके बिस्तर के पास बैठ गया। वो अब भी खुद को सोया हुआ जाहिर कर रही थी। कम अज कम इंसान में इतना हौसला तो होना चाहिए कि वह हकीकत का खुले और मजबूत दिल से सामना कर सके। शमूएल ने तंज किया था या तबसरा, मगर वो भड़क जरूर उठी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा तमाशा देखने?
مجھے پتا تھا تم جاگ رہی ہو، وہ اطمینان سے بولا تو جالے چلا اٹھی۔ اب کیوں آئے ہو یہاں؟ کیا باقی رہ گیا ہے شمیل خان توڑنے کو؟ ایک دل ہی تو تھا میرے پاس، وہ بھی تم نے۔ قدر توقف کے بعد اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے متاسفانہ انداز میں بولا، اس بہادری اور مضبوطی کے دعوے کیا کرتی تھی تم جالے افریدی، محض ایک دل کے چکر میں پوری زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ میں بہت مایوس ہوا ہوں تمہاری کارکردگی سے۔ اس کی باتیں جالے کا دماغ گھمانے لگیں، یعنی وہ اس کے انتہائی اقدام کو کوئی اہمیت دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے شمیل، ورنہ اب کی بار میں خود کو نہیں بلکہ تمہیں مار ڈالوں گی۔ وہ بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے درست لہجے میں بولی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے ہاسپٹل سے آئے، اب وہ دل جلانے آ پہنچا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، بھئی جس پہ غصہ ہے اس پر نکالو، خود کو تکلیف پہنچائی تو کیا کمال کیا؟ وہ اسے سراہتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز بالکل بدلے ہوئے لگ رہے تھے، جیسے وہ پہلے سے الگ شمیل ہو، ورنہ اس سے پہلے تو وہ یوں اس کے متھے لگنے کی جرت نہیں کر پاتا تھا۔ میں نے کسی کے لیے بھی خود کو تکلیف نہیں پہنچائی، تم کسی غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا، وہ غصے میں بولی تھی۔ میری ایسی مجال کہاں، وہ انکساری سے گویا ہوا۔ تم یہاں آئے کیا کرنے ہو، اور میرے کمرے میں آنے کی تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ جالے تپی تھی، اندر جلتی آگ تھی کہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی، اوپر سے یہ نیا ڈرامہ۔ وہ تو ڈیڈی ہی کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، اور یہ سب اس کے سامنے بیٹھے شخص کی وجہ سے ہوا تھا جو کبھی جان لگتا تھا مگر اب جانی دشمن لگ رہا تھا۔ مجھے کسی کی اجازت کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ وہ بھویں اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں رہا، ورنہ میں واچ مین کو تمہاری تصویر ضرور دکھا دیتی، وہ وہیں سے دھکے دے کر تمہیں رخصت کرتا۔ جانے نے دانت پیسے تھے، اتنا زور لگا کر بولنے سے وہ ہانپنے لگی تو تکیے سے ٹیک لگا لی۔ کیا ضرورت تھی اتنی بہادری دکھانے کی؟ خواہ خواہ میں اپنی صحت برباد کر لی، پہلے ہی ذرا سی جان تھی تمہاری۔ وہ ہمدردانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ جالے نے آنکھیں موند کر گہری سانس اندر کھینچی، گویا خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ تماشا دیکھنے آئے ہو میرا؟ اب کی بار اس سے سنجیدگی سے پوچھا تو شمیل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بحث تمہاری بے وقوفی پوائنٹ آؤٹ کرنے آیا ہوں جالے افریدی، وہ بھی سنجیدگی سے کہتے ہوئے ذرا رکا تھا، پھر گویا الفاظ کے ساتھ ساتھ ہمت بھی مجتمع کرتے ہوئے بولا، تم نے مجھے اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا، اور اپنی باری پہ ذرا سا مذاق برداشت نہیں کر پائی۔ مذاق؟ وہ جھٹکا کھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ نرمی سے مسکرا دیا، کیا مجھے تم سے مذاق کرنے کا کوئی حق نہیں تھا؟ تم مذاق کر رہے تھے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ شمیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم نے شادی نہیں کی؟ اس کی آنکھیں لبلب بھر گئی تھی۔ نہیں، شمیل نے گہری سانس بھری، مگر تم نے تو کہا تھا کہ… جھوٹ کہا تھا میں نے۔ وہ اسے یاد کرانے لگی تھی کہ وہ اس سے پہلے اس کی بات کاٹ گیا۔ تو تم، یعنی شمیل، تم نے مجھ سے مذاق کیا تھا، جھوٹ بولا تھا؟ وہ ابھی بھی بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ دفتن اٹھ بیٹھی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یوں ریئیکٹ کرو گی۔ وہ اس سے نظر چرا گیا تھا۔ جالے نے آگے جھک کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑا۔ تم جھوٹ کہہ رہے تھے شمیل، تم کسی اور کے نہیں ہوئے۔ وہ ایک دم سے ہنسی تو آنکھوں کا پانی رخساروں پر چھلک آیا۔ ہاں، میں کسی کا نہیں ہوا، خدا گواہ ہے، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ در حقیقت جالے کی جذباتیت اسے پوری جان سے ہلا گئی تھی۔ وہ اس کے پیار کو تو سمجھتا تھا مگر اس کی گہرائی اب جان پایا تھا۔ آئی ہیٹ یو شمیل خان، اگر میں مر جاتی تو… وہ اپنے رخساروں کو ہتھیلیوں سے رگڑتے ہوئے ناراضگی سے بولی تو وہ بے اختیار بولا، تو میں بھی مر جاتا۔ جالے اسے دیکھنے لگی، پھر سنجیدگی سے بولی، تم کہیں مجھ پر ترس کھا کر یا ہمدردی میں تو یہ سب نہیں کر رہے؟ بس اتنا ہی جانتی ہو مجھے؟ شمیل کا انداز چیلنجنگ تھا، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں وہ ہار گئی۔ تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہے شمیل، آئی ہیٹ یو، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ کہتی ہوئی بے دم سے لیٹ گئی تو ہونٹوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں چمک۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ شمیل خان آفریدی کو تب محسوس ہوا کہ جبرن مسکرانا بنوں کے خار چلنے کے مترادف ہوتا ہے۔ میر ہاؤس کی خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ ہر وقت جہاں قہقہے گونجا کرتے تھے، اب وہاں سے کسی نہ کسی کے رونے کی آواز آیا کرتی تھی۔ قل ہو چکے تھے، سوگ کے دن ختم ہو گئے تھے، مگر ایک تاعمر کا سوگ تھا جس نے ہر مکین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یہ کمی بھلا کیسے پوری ہوتی جو انس کے جانے سے در آئی تھی، ایک نہ دو بلکہ سبھی دلوں میں۔
वो जो कितनी ही देर से एक ही पोजीशन में सोफे से टेक लगाए कारपेट पर बैठी थी। वजदान को ड्राइंग रूम से बाहर आते देखकर तेजी से उठकर उसकी तरफ बढ़ी। वजी, वजी मेरी बात सुनो। वो उसे कलाई से थाम कर खींचती हुई एक तरफ ले आई थी। वहां सब घर वाले मौजूद थे। इतने दिनों के बाद वो खुद से किसी से मुखातिब हुई थी। सभी को उसका रवैया बहुत हौसला अफजा लगा था। जी भाभी, तुम्हारे दोस्त आए हैं? वो बहुत दोस्ताना अंदाज में पूछ रही थी। जी हाँ। वो कदरे हैरान हुआ था। मैं उनके लिए चाय बना दूं? उसकी ऑफर बहुत गैर मुतवक्के थी। नहीं भाभी, मैं हमरा से कहता हूँ, फारिग ही तो बैठी है। वो हिचकिचाया था। नहीं, चाय मैं ही बनाऊंगी, मगर बदले में तुम्हें मेरा भी एक काम करना पड़ेगा। वो बेइसरार बोली तो वजदान ने कहा, आप 100 काम कहें भाभी। तो फिर तुम मुझे अपने बाबा जी से तावीज़ ला के दोगे अनस को वापस लाने का। वो एकदम से बोली तो वजदान झटका सा खाकर उसे देखने लगा, जो बहुत पुरुमीद नजरों से उसे देख रही थी। देखो ना, इतने दिन हो गए उन्हें गए, 15 दिनों का वादा करके गए थे। यहाँ सब उनसे मुतालिक उल्टी सीधे बातें कर रहे हैं। तुम मुझे कोई वजीफा ला देना, उनके वजीफे तो बहुत चलते हैं ना, वो कह रही थी। और वजदान की पेशानी अर्क आलूद हो रही थी। वो बेबसी से चची जान को देखने लगा। ताई जान की तबीयत बमुश्किल संभली थी, मगर अभी भी जरा सा धचका उन्हें उसी फेज में पहुंचा देता था जहां अनस की यादें थी। मेरा बच्चा। वो अब भी सिसक उठी थी। हमना ने आगे खिसक कर उन्हें बाहों की आगोश में ले लिया था। बताओ ना, लाकर दोगे ना? वो जिद कर रही थी। वजदान की आंखें भीगने लगीं। चची जान ने उठकर नगीन को थाम लिया। बस करो नगीन, सब्र कर जाओ मेरी बच्ची। अब इससे कोई वजीफा, कोई तावीज़ वापस नहीं ला सकता। उनकी आवाज़ रुंध गई थी। किस कदर तल्ख हकीकत थी ये, कि जिस पर खुद उनका दिल भी यकीन करने को तैयार न था। नगीन ने मतोहश नजरों से उन्हें देखते हुए उनका हाथ झटक दिया। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों नहीं आएंगे? वो वादा करके गए हैं मुझसे। वो तेज लबो लहजे में बोली तो सबा ने आखिर सतरें पढ़कर पारा चूम कर बंद किया और उठकर उसके पास चली गई। चलो कमरे में चलते हैं। पहले इससे कहो ये मेरा काम करके दे, मैं पैसे भी दूंगी जितने ये कहेगा। वो लज्जाजत भरे लहजे में बोली तो सबा का दिल चाहा चीखे मार कर रो दे, मगर हालात सिर्फ और सिर्फ सब्र व बर्दाश्त के मुतकाजी थे, जो बेहद मुश्किल अमर था, मगर इन सातों की अशद ज़रूरत भी था। तुम आओ तो मैं बात करती हूँ इससे। वो बमुश्किल खुद को संभाल पाई थी। नगीन की ये कैफियत एक इम्तिहान ही तो था, मगर क्या किया जाता कि वो हवास में कभी कभार ही आती थी। वो जबरदस्ती उसे उसके कमरे में ले आई। देखा तुमने कितनी अच्छी सफाई की है मैंने यहाँ। पता है अनस को बाजी प्यारी का हमारे बेडरूम में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैं यहाँ खुद सफाई करती हूँ। मैंने सोचा जाने कब वो आ जाए। सबा यार, वजदान से गुलाब का बुके और मेरे लिए गजरे जरूर मंगवा लेना। वो साइड टेबल पर धरी अनस की तस्वीर उठाकर उसे दुपट्टे से साफ करते हुए मुसलसल बोल रही थी, और इधर सबा के आंसुओं की रफ्तार तेज होती जा रही थी, हत्ता कि उसकी हिचकियां बंध गई। वो चौंक कर सबा की तरफ मुतवज्जे हुई। सबा। उसके होंठ बे आवाज खुले तो सबा उसके गले से आ लगी और ऊंची आवाज में रोने लगी। आहिस्ता आहिस्ता नगीन की आंखें भी आंसुओं से भर गईं। उसके एहसासात पर जमी बर्फ पिघलना शुरू हो गई थी। सबा, क्यों किया अनस ने ऐसा? वो तो मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकते थे, फिर सारी उम्र के लिए मुझे कैसे तन्हा कर गए। उन्होंने मेरा नहीं सोचा, अपने बच्चे का भी नहीं ख्याल किया। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्यों? और ये वो सवालात थे जिनका जवाब फकत कातिब तकदीर के पास था। सबा के गले लग के वो टूट के रोई थी, मगर दिल का बोझ था कि कम होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा था। जिंदगी इसी का नाम है नौफिल, कभी खुशी तो कभी गम, कभी पाना तो कभी खोना, मगर एक ही पल के हिसार में तमाम उम्र गुजार डालने की तमन्ना रखना निरी बेवकूफ़ी है। हकीकत यही है कि किसी के चले जाने से जिंदगी ठहर नहीं जाती, अपनी सांसें आप जीना पड़ती हैं। जाले उसे समझा रही थी, और ये फ़कत आज से नहीं बल्कि पिछले एक हफ्ते से हो रहा था, जब से उसे अनस की मौत की खबर मिली थी। तब से वो ना सिर्फ मुसलसल मीर हाउस बाकायदगी से जाती रही थी, बल्कि नौफिल को भी जिंदगी की तरफ लाने की कोशिशें कर रही थी। ये सब बातें कहने सुनने में बहुत आसान लगती हैं जाले, मगर कभी मेरी जगह आके देखो।
میں کس تکلیف میں ہوں. نگین کی حالت میری برداشت سے باہر ہے اور ماما. ابو کے بعد میں نے سوچا تھا کہ اب انہیں کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچنے دوں گا، مگر وہ اتنی ہی تکلیف میں ہیں جتنی ابو کے وفات کے وقت تھی، اور میں اب بھی کچھ نہیں کر پا رہا ان کے لیے. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. کتنے ہی دنوں سے وہ بے خوابی کا شکار تھا اور کچھ غم کی شدت دل و ذہن پر اثر انداز ہو رہی تھی. دیکھو، یہ کمی تو اب زندگی کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور وقت ان کمیوں کے ساتھ جینا سکھا دیتا ہے. تم بس ماما کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، انہیں اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہونے دو، ان کے کہے کو اپنا ایمان بناؤ. ان حالات میں شمیل خان اور جالے اس کے صحیح معائنہ میں غمخوار ثابت ہوئے تھے. نوفل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گہری سانس کھینچی تھی، پھر اسے گھورتے ہوئے بولا، اور تم نے جو خودکشی والی حرکت کی تھی، بزدلانہ حرکت، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اسے بہت دنوں کے بعد موقع ملا تھا. جالے خفیف سی ہو کر ہنس دی. وہ تو بس اس خانزادے کو متاثر کرنے کے لیے. بکواس نہ کرو. نوفل بے حد ناگواری سے اسے ٹوک گیا. اور بھی ہزاروں طریقے تھے اسے متاثر کرنے کے لیے، مگر یہ سب مؤثر تھا. وہ ڈھٹائی سے بولی تو نوفل نے متاسفانہ انداز میں کہا، مجھے تو لیکچر دے رہی ہو ماں کی فرما برداری کا، اور خود تم نے اس قدر انتہائی اقدام کے وقت پل بھر کو بھی اپنے ڈیڈی کے متعلق نہیں سوچا. اب سوچتی ہوں تو شرم آتی ہے خود پر. وہ اعتراف کرنے والے انداز میں گویا ہوئی. مجھے اتنی حد تک نہیں جانا چاہیے تھا، وہ بھی اس صورت میں کہ وہ الو کا پٹھا مذاق کر رہا تھا. مذاق؟ کون؟ نوفل حیران ہوا. جالے مسکرا دی. وہی تمہارا جگری یار، کہہ رہا تھا اس نے شادی کر لی ہے، مجھ سے جان چھڑا رہا تھا. کتنے آرام سے کہہ دیا کہ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا. میں نے پروف کر دیا تو خود ہی تیر کی طرح سیدھا ہو گیا. اس نے تم سے کہا کہ یہ سب مذاق ہے؟ نوفل کی آنکھوں سے تحیر جھلک رہا تھا. جالے نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو نوفل سنجیدگی سے بولا، تمہیں اور کیوں نظر نہیں آتا کوئی جالے؟ کیا تم اپنی طرف اشارہ تو نہیں کر رہے؟ وہ شرارت سے بولی تو نوفل نے اسے خفیف سا گھورا. اچھا، مجھے یہ بتاؤ تمہیں صبا کے علاوہ اور کوئی کیوں نظر نہیں آیا؟ حتیٰ کہ میں بھی. وہ سنبھلتے ہوئے جوابی وار پر اتر آئی تو نوفل خاموشی سے اسے دیکھنے لگا. تمہارا تو پھر چند دنوں کا پیار تھا، میں نے تو سالوں شمیل خان کو سوچا ہے. وہ اطمینان بھرے جذب سے بولی تھی. لیکن اگر وہ تم سے پیچھا چھڑا رہا تھا تو تمہیں اس کی خاطر خودکشی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نوفل کو پھر سے غصہ آیا تھا. میں نے کہا نا وہ مذاق کر رہا تھا. تم ہی بتاؤ، اس نے شادی کی ہوتی تو تمہیں سب سے پہلے نہ بتاتا وہ؟ جالے نے مصالحانہ انداز میں کہتے ہوئے اسے درمیان میں گھسیٹا تو وہ پل بھر کو چپ رہ گیا. اب اسے کیا بتاتا کہ وہ خود اپنے بنے ہوئے جال میں جکڑنے جا رہی ہے. وہ سمجھ سکتا تھا کہ کس مجبوری نے شمیل خان کو اپنے بیان سے پھرنے پر مجبور کیا تھا، اس لیے فی الوقت خاموشی ہی میں عافیت تھی. مگر موقع پاتے ہی اس نے شمیل سے بات ضرور کی تھی. وہ پھٹ پڑا. تو اور کیا کرتا میں؟ سچ بول کے تو جان کا عذاب گلے میں ڈال لیا تھا میں نے. اگر وہ اسی دھوکے میں خوش ہے تو یوں ہی صحیح، مگر اس کا انجام کیا ہوگا؟ دونوں اس کے دوست تھے اور وہ کسی کی بھی بربادی نہیں دیکھ سکتا تھا. یہ تو تم اسی سے پوچھو، میں تو ایک مرتبہ بھگتان بھگت چکا ہوں. وہ بے رخی سے بولا تھا. شادی کیوں نہیں کر لیتے اس سے؟ نوفل نے بغور اسے دیکھا تو وہ اسے گھورتے ہوئے جتانے والے انداز میں بولا، بابا کی بھتیجی بیاہ کے لایا ہوں میں. مجھے شوٹ کرنے سے پہلے تو نہیں، ہاں بعد میں شاید ضرور کچھ سوچ لیں. بابا کی بھتیجی؟ نوفل کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا. یہ اصطلاح تو وہ بکثرت استعمال کیا کرتا تھا ماضی میں. اس کے فرقان لالا کی منگنی بچپن ہی سے بابا کی بھتیجی سے طے تھی، اور شمیل باتوں کے دوران جب بھابھی کے بجائے اسے بابا کی بھتیجی کہہ کر بات کرتا تو نوفل اس کا خوب ریکارڈ لگایا کرتا تھا. اور اب تمہارے ایک ہی چچا ہیں اور ان کی ایک اکلوتی لاڈلی بیٹی ہیں جو تمہارے بابا کی بھتیجی اور فرقان لالا کی منگیتر تھی. پھر یہ تمہارے حصے میں کون سی بھتیجی آ گئی ہیں؟ نوفل نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا تو وہ قدر توقف کے بعد سپاٹ لہجے میں بولا، فرقان لالا نے وہیں کسی کینیڈی لڑکی سے شادی کر لی تھی. مجھے امریکہ سے بلوانے کا یہی مقصد تھا. بابا کی بھتیجی کی ذمہ داری کسی کو تو لینی ہی تھی، سو میں بابا کا شملہ اونچا کرتے ہوئے نہیں ہچکچایا. نوفل شاکڈ سا اسے دیکھتا رہ گیا تھا. جالے نے سچ کہا تھا. وقت تمام کمیوں کے ساتھ جینا سکھا دیتا ہے. زندگی پہلی جیسی تر و تازہ اور بھرپور تو نہ رہی تھی،
मगर मामूलात जिंदगी फिर से रवां दवा हो चले थे। लेकिन मीर हाउस की चहचहाटों को किसी की नजर लग गई थी। एक महसूस कौन खामोशी और गमजदा से तासुर ने सबको अपनी लपेट में ले रखा था। कोई भी हंसने मुस्कुराने या जिंदगी से कोई खुशी कशीद करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ऐसे में जोहा की जिंदगी में हलचल मची तो वीरा फराज के नाम से। ताईजान से अफसोस के बाद मुईद के साथ किसी मसले को ड्राइंग रूम में बैठी डिस्कस कर रही थी, जब वो चची जान के घर की लाख घुरकियों और घूरियों के बाद चाय लेकर ड्राइंग रूम के दरवाजे तक पहुंची। अंदर से आती आवाजों ने उसके तजस्सुस को हवा दी तो वो अंदर जाने के बजाय ट्रॉली लिए वहीं कान लगाकर खड़ी हो गई। फराज से अलग होने का तो मैं कब से सोच रही थी, मगर तुमसे दोबारा मिलने के बाद तो मेरा हौसला मजीद मजबूत हुआ है। डोंट वरी वीरा, मैंने तब भी तुमसे कहा था कि कोई भी कदम सोच समझ कर उठाओ, मगर तब फराज की चिकनी चपड़ी बातों ने तुम्हें अपने जाल में फांस लिया था और तुम एक प्यार भरा दिल तोड़कर उस बातों के शोभदगर के पीछे हो ली। वो खफगी से कह रहा था। ठोकर खाकर अकल लगी है मुईद, लेकिन अब फिर से तुम्हारा साथ मिला है तो मैं फराज के साथ मजीद रहने की हिमाकत नहीं करूंगी। तुम पेपर्स तैयार करो, मैं उससे खुला लेना चाहती हूँ। वीरा ने इत्मीनान से जवाब दिया तो जोहा के वजूद में बेनाम से सनसनी फैलती चली गई। ये सबकी नाक तले कौन सा खेल शुरू होने वाला था? और क्या वीरा ही वो लड़की थी जिसकी तस्वीर मुईद हसन ने आज भी अपने लॉकर के साथ साथ दिल में भी संभाल रखी थी? अगर तुम सिक्योरिटी वगैरह की प्रॉब्लम महसूस करो तो डोंट वरी, मेरा घर हाजिर है, वो कह रहा था। जोहा सुलगती हुई अंदर दाखिल हुई थी, लचमार अंदाज में सलाम किया और ट्रॉली रख के वापस पलटने लगे। चाय बनाकर जाओ जोहा, मुईद के तहकुमाना अंदाज ने उसे तिलमिलाने पर मजबूर किया, मगर बाद नखौस्ता वो लब फैलाए मुस्कुराहट का तासुर देती पलटी और घुटनों के बल कारपेट पर बैठकर चाय बनाने लगी। चीनी? उसने वीरा से पूछा तो उसके बजाय मुईद हसन बोला, मेरी तरह 1 चम्मच। वो कुड़ कर रह गई, जैसे दोनों जुड़वा पैदा हुए थे ना, मेरी तरह। उसका जी चाहा ये सब बावाज बुलंद कहे, मगर इतनी हिम्मत कौन लाता? वो तुम्हारे डिपार्टमेंट में एक और लड़की भी होती थी, लंबी हील और लंबे बालों वाली, वो जैसे याद कर रहा था। जोहा जो चाय बनाकर वहां से भागने के चक्करों में थी, अब आराम आराम से काम निपटाने लगी कि वहां तो बहुत काम की बातें हो रही थी। ओहो जुनूबिया, अभी तक याद रखे हुए हो? वीरा हंसी थी, उसकी हरकतें ही ऐसी थी। वो भी हंस दिया। बिलखुसूस तुम्हारे साथ, वीरा ने इंकशाफ किया। वो अकेली होती तो हैरत के मारे उछल ही पड़ती, मगर अभी उसने चाय बनाकर दोनों के सामने रखी और मुईद की चाय में वो 2 चमचे भर के चीनी डालना बिल्कुल नहीं भूली थी। हंसते हुए मुईद ने वीरा को जरा सा घूर कर देखा और फिर जोहा से मुखातिब हुआ, बस तुम जाओ अब। वो सर तपा धड़ धड़ जलने लगी। ऐसा सुलूक तो सब घर में बाजी प्यारी के साथ किया करते थे। काम निकाला और फारिग। वो जलती कलस्ती बाहर आई, सीधी नगीन के कमरे में गई जहां सबा भी मौजूद थी। समझा लो अपने भाई को, मेरे मुंह न लगा करे। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। जाते ही मिसाइल की तरह सबा के सर पर फटी तो वो आराम से बोली, ये रोमांटिक सी वारदात हुई कहां पर है? हैं? वो झटका खाकर उसे देखने लगी। क्या मतलब? तेवरी चढ़ाकर पूछा तो सबा मासूमियत से बोली, मुंह लगने का और क्या मतलब होता है? फिट्टे मुंह तुम्हारा सबा, जैसे तुम्हारा भाई वैसे तुम खुद। जोहा ने तैश में आकर तकिया उठाया और उसे दे मारा। अब वो ऐसे ढकी छुपी बात भी नहीं कर रही थी कि कोई समझ ना पाता। नगीन के चेहरे पर भी बहुत नरम सा तासुर फैला था। खुद ही तो शिकायत कर रही हो और अब खुद ही बात पलट रही हो। उससे मुझे कि अपनी जाती मुलाजमा समझ रखा है। चाय लाओ, चाय बनाओ, चलो अब जाओ। वो बाकायदा मुईद के अंदाज की नकल करते हुए बोली तो सबा से अपनी मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो गया। ज्यादा गुस्सा तो चलो अब जाओ पे आया होगा, है ना? हमदर्दी से पूछा तो वो बेसाख्ता बोली, तो और क्या? फिर खिसिया कर कहने लगी, मगर मैं कौन सा शौक में वहां बैठी थी? खुद ही तो ऑर्डर दिया था उनकी सास मोहतरमा ने। चची जान को कह रही हो, शर्म करो। सबा ने उसे घुरका था। सही कह रही हूं, सबके रिश्ते उनसे जुड़े हुए हैं। मेरे साथ तो बहू भाभी जैसी डांट डपट होती है। वो बरगश्ता से कहती नगीन के पास नीम दराज हुई ही थी कि गुमसुम बैठी नगीन एकदम से चौंक गई। यहां मत लेटो जोई, प्लीज। वो हिचकिचाते हुए बोली तो जोहा ने हैरानगी से पूछा, क्यों?
यहाँ क्या है? सबा उसे सवाल पूछने से रोकती रह गई थी। दरअसल अनस को पसंद नहीं ये बात, ये उनकी जगह है ना। वो धीमे सरों में बोली तो जोहा फिल फौर उठ गई। आई एम सॉरी। सबा की आंखें नम होने लगीं। अगर अनस को नगीन पर जान छिड़कते देखा था तो नगीन ने भी बस जान देने की कसर ही रख छोड़ी थी। आज शाम को मैं घर जा रही हूं और तुम लोग मुझे ड्रॉप करने जाओगी। सबा ने माहौल बदलने की सही की थी। अभी ना जाओ सबा। नगीन परेशान सी होने लगी तो सबा ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। वहां मामा का ख्याल भी तो करना है, नौफिल परेशान हो रहे होंगे। प्यार से कहा तो अब की बार उसने बात समझते हुए सर असबात में हिला दिया। नौफिल भाई आ रहे हैं शाम में? जोहा ने पूछा। शायद, कहा तो उन्होंने ही था। अब देखो अगर याद हुआ तो आ जाएंगे, वगरना मैं पैकिंग तो कर ही चुकी हूँ। मुईद भाई या वजी के साथ चली जाऊंगी। सबा ने जवाब दिया था। रात के लिए कुछ पका दिया ना, मुझ पे छोड़ के मत चली जाना। जोहा को ख्याल आया था। सबा ने मुतासिफाना नजरों से उसे देखा। शर्म करो, ससुराल में भी रह रही हो, इतनी हडरामी ना दिखाया करो। मुईद भाई सीधा करके रख देंगे। पहले तो उन्हें मैं सीधा करूंगी। कमाल है, कहाँ की आशनाइयां निकाल के बैठे हुए हैं मौसूफा। जोहा अभी तक कलस रही थी। अरे वाह, देखा नेगी, हमारी जोहा अक्लमंद हो रही है। इसे पता चल गया है कि शौहर की किन बातों को गिरफ्त में लेना चाहिए। सबा ने उसे छेड़ते हुए कहा था। इस सारी गुफ्तगू का एक मकसद नगीन की जहनी तवज्जो बटाना भी था, जो कि एक मुश्किल अमर लग रहा था। खबरदार, जो तुमने ये ज़ेगा मेरे लिए इस्तेमाल किया तो। जोहा गुर्राई थी मगर वो कतई मुतासिर नहीं हुई। शौहर को शौहर ही कहा जाता है, बीवी नहीं। जब तक मेरी रुखसती नहीं होती तब तक मैं उन्हें अपना शौहर नहीं मान सकती। वो बेसोचे समझे गुस्से से बोली तो सबा की हंसी बेसाख्ता थी। यानी अब तुम रुखसती के इंतजार में हो? सबा ने सर हिलाया तो वो चिढ़ गई। बहन होगी तुम अपने भाई की, मेरे साथ पंगे मत लो, वरना तुम्हारे मियाँ को एतराज होगा। बेरुखी से कहती वो उठ खड़ी हुई थी। सबा ने बमुश्किल हंसी रोकी थी। अच्छा ठीक है, मैं काहे को ओखली में सर देने लगी। जाके 2 कप अच्छी सी चाय बना के लाओ, फजूल बहस सर में दर्द कर देती हो। संजीदगी तारी करते हुए सबा ने कहा था। वो तो उसे ओखली का मतलब नहीं पता था, वरना वो इतनी आसानी से उसकी जान छोड़कर चाय बनाने न चल देती। मगर कॉरिडोर से निकलते ही अपनी धुन में मगन चलती किसी से जा टकराई थी। नाक पे लगने वाली चोट शदीद थी, जब भी तो आंखों में पानी भर आया। देख के नहीं चल सकते क्या? काफी ओ आ करने के बाद उसे सामने वाले की खबर लेने का ख्याल आया, जिसने उसे गिरने से बचाने के लिए शानों से थामकर सहारा भी दिया था। मैं तो चल सकता हूं, मगर तुम शायद देख के भी नहीं चल सकती। मुईद ने इत्मीनान से कहा तो उसने तड़प कर अपनी शानों पर से उसके हाथ हटाए। मुझे पता था यकीनन ये आप ही होंगे। वो सुलग उठी थी। तो तुम मेरे ख्यालों में गुम चल रही थी? वो जैसे हैरान हुआ था। जोहा का जी चाहा अपना सर पीट ले। देखें, मेरे मुंह मत लगे। वो बदतमीजी पर उतरने लगी थी, बिगड़ कर बोली। मगर वो हुनूस पर सुकून था। पूरे 1.5 फीट के फासले पर खड़ा हूं, इसे मुंह लगना तो नहीं कहते। लम्हा भर ही लगा था उसे इस जोमायने जुमले को समझने में, और वो नासमझी का तासुर देते हुए भी कानों तक लाल हो गई। हटे रास्ते से। गुस्से से कहा तो अब की बार वो डपटने वाले अंदाज में बोला। मेरी चाय में कितनी चीनी डाली थी तुमने? उतनी ही जितनी वकील साहब ने ऑर्डर की थी। वो चिढ़ गई थी इस तफ्तीश से। मैं भी 1 चमचा ही डाला करता हूं, मगर कभी इतनी मीठी चाय नहीं बनी। वो उसे शकी नजरों से देख रहा था। जोहा को कदरे सुकून हुआ। इंसान के अखलाक भी घुल जाते हैं साथ। ओहो, अगर ऐसा होता तो तुम्हारी बनाई हुई चाय का रंग और मजा शायद तारकोल जैसा होता। वो कह रहा था। इतने बुरे अखलाक होते तो आपसे शादी कभी ना करती। वो भपक कर बोली थी। बहरहाल, आइंदा से मेरी चाय में चीनी फकत 1 चम्मच। वो अंगश्ते शहादत उठाकर बोला तो वो तन फन करती पांव पटकती किचन में चली गई, मगर दिल था कि राख हुआ जा रहा था। ये क्या खेल खेलना शुरू कर दिया है तुमने जाले के साथ? नौफिल की उससे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही थी। तीखे अंदाज में पूछा तो वो इत्मीनान से बोला। वही जो वो चाहती थी। नौफिल चुप रह गया था, फिर कदरे तवक्कुफ के बाद बोला। वो खेल खेलना नहीं चाहती स्टूपिड, मोहब्बत चाहती है तुम्हारी। फकत सरापे की नहीं बल्कि दिल की भी मांग रखती है तुमसे। मेरे इख्तियार में तो यही कुछ है, सो कर रहा हूं। वो यूं ही मुतमईन है तो यूं ही सही।
और तुम? नौफिल ने चुपती नजरों से उसे देखा तो वो रंजीदगी से बोला, मेरा क्या? जिंदगी ने मेरा कभी सोचा है जो मैं इसके मुतालिक सोचूं? अब तो बुरी भली जैसे भी गुजर रही है, गुजर जाए अच्छी है। और पहली शादी का क्या बनेगा? नौफिल कदरे झिझका था। मैं सिर्फ जाले को संभलने का मौका देना चाहता हूँ। बेवकूफ़ी पर उतर आई है वो, शिमुएल ने जवाब दिया था। ऐसे बात संभलने के बजाय और बिगड़ेगी शिमुएल। अभी तक तो वो तुम्हारी बेरुखी सह रही थी, अब तवज्जो के अंदाज देखेगी तो उसके बाद किसी तल्ख हकीकत का सहारना उसके लिए ज्यादा मुश्किल बल्कि कयामत खेज साबित होगा। नौफिल ने उसे समझाया था। बच्चा नहीं हूं मैं और ना ही बेवकूफ़ हूं, मगर जब वही पागलपन का मुजाहरा करने पर उतर आई है तो बताओ मैं उसे और क्या और कैसे समझाऊं? वो बेबस सा होकर बोला तो नौफिल खामोश हो गया। जाले की मोहब्बत की शिद्दत और उसकी जिद तो वो भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। इतने महीनों वो उसे समझा नहीं पाया था, तो अब अपनी मोहब्बत को सामने मुजस्सिम हालत में पाकर वो कैसे कुछ समझती? और यूं भी दिल की मर्जी के खिलाफ जाने वाली 1000 दर्जे बात सच हो तब भी दिल को नहीं लगती। अगर उससे अपनी जातियात में दखल अंदाजी न समझो तो तुमसे एक बात पूछूं? नौफिल ने तमहीद बांधी तो वो नाराजगी से बोला, ऐसी कौन सी जाती बातें रह गई हैं मेरी जिनसे तुम नावाकिफ हो? अब अगर तुमने शादी कर ही ली है तो निभाते क्यों नहीं? क्या तुम भी फुरकान लाला की तरह उनसे ज्यादती नहीं कर रहे? नौफिल ने संजीदगी से पूछा तो उसका रंग फक पड़ गया। यह जिक्र उसे यूं ही तकलीफ पहुंचाया करता था। इसी जिक्र और याद से बचने के लिए तो उसने शहर को पनाहगाह बनाया था, मगर वक्त था कि पलट पलट कर उन्हीं लम्हों को आईने की तरह सामने ला खड़ा करता था। सबको पता था कि शादी नहीं निभेगी, न उस तरफ से न इस तरफ से। वो सुर्ख चेहरे के साथ कह रहा था, बाबा जान ने इस सिलसिले में तुम्हें कुछ नहीं कहा? उन्होंने जो कहना कराना था करवा लिया। उनके लिए इतनी ही तसल्ली काफी है कि उनकी जबान की लाज रह गई, चाहे किसी ने भी रखी हो। मगर जिंदगी यूं तो नहीं गुजारी जाती शिमुएल खान। नौफिल को तासुफ हुआ था। इस कदर भरपूर मर्द और इस कदर अधूरी जिंदगी जी रहा था, इससे बढ़कर अफसोस और क्या होगा? मैं भी तो गुजार ही रहा हूं इस जिंदगी को, वगरना उसने तो मेरी ऐसी की तैसी करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। वो पी के अंदाज में मुस्कुरा दिया। मगर अब तुम मजीद उलझनों में डाल रहे हो खुद को, नौफिल ने उसे वार्न किया था। जाने दो यारा, वो खुद धोखा खाना चाहती है। मैंने बहुत चाहा उससे कि उसके जज्बात का रुख मोड़ दूं, मगर वो बहुत सरफिरी है और मैं अपने सर इल्ज़ाम नहीं लेना चाहता। वो ज़बरदस्ती खुद को मुतमईन कर रहा था, मगर नौफिल की तसल्ली नहीं हुई। और अगर उससे शादी करने का कह दिया तो तब तक मैं उसे हकीकत बता दूंगा। पहले हकीकत बताकर अंजाम देख चुके हो, शायद बात किस तरफ लग ही जाती, मगर अब तो तुम अपने लिए सही मुआयनों में फंदा तैयार कर रहे हो। नौफिल उसके इरादों से मुतमईन नहीं था। ऐसे न वो खुद चैन से जिएगी न मुझे जीने देगी। बाकी रब ने चाहा वही हो जाएगा। शिमुएल मुस्तरब नजर आने लगा था। मैं तो बस समझा ही सकता था तुम दोनों को। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक, खुदा बेहतर करे तुम लोगों के हक में। नौफिल गहरी सांस भरता सीट छोड़कर उठ खड़ा हुआ था। क्या बात है, आज जल्दी जा रहे हो? शिमुएल ने उठते हुए पूछा तो वो बालों में हाथ फेरते हुए थके हुए अंदाज में बोला, हाँ यार, आज सबा को लेने जाना है। बहुत दिन हो चुके हैं, मामा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। फुप्पो और अदीना हैं तो सही, मगर उनसे भी ज्यादा वो सबा से अटैच हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, शिमुएल ने फौरन कहा था। बाहर आकर शिमुएल अलविदाई कलमात कहता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि नौफिल अपनी गाड़ी में आ बैठा। नगीन के मुतालिक सोचते हुए वो फिर से आजर्दगी का शिकार होने लगा था। जो सोचा भी नहीं था कुदरत ने वो वार कर दिया था। कोई संभलता भी तो क्यों कर और कैसे, कि वो ही कादिर मुतलक है। उसी की रज़ा में राजी रहना पड़ता है, चाहे जब्र से रहो या सब्र से। नौफिल, तुम भी चलो हमारे साथ। नौफिल ने दर हकीकत दिल से ये बात कही थी, मगर वो न जाने क्या समझी, तेज लबो लहजे में बोली, क्यों, मैं कहाँ जाऊं यहां से? अच्छा है भाभी, हवा बदलेगी तो फ्रेश हो जाएंगी, जोहा ने भी खुशगवार अंदाज में कहा था। मगर वो तो जाने किस ध्यान में थी। मैंने एक बार कहा ना मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, और मैं के तो हरगिज नहीं। पता भी है अनस को मेरा वहां जाकर रहना अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो यूं बिदक रही थी जैसे वो उसे जबरदस्ती वहां से भेजने पर तुले हों। ओफो भाई, उसका जी नहीं चाह रहा तो ना जबरदस्ती करो। वैसे भी अभी इद्दत में है, कहीं भी आना जाना नहीं हो सकता।
चची जान ने मुदाखलत की तो वो मतोहस सी उन्हें देखने लगी। क्या मतलब चची जान, इद्दत से क्या मुराद है आपकी? उसके अंदाज में भी वहशत और बेयकीनी उतर आई थी। बीवी हूं मैं अनस की, इस घर में रहना मेरा हक है और मैं कभी भी यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ अनस रहते हैं, मैं भी यहीं रहूंगी, यहाँ अनस रहते हैं। कहते कहते वो रोना शुरू हुई, फिर हजियानी अंदाज पर उतर आई थी। वो सब परेशान से उसे संभालने को लपके तो वो ताई जान की गोद में नन्ही बच्ची की मानत सिमट गई। अम्मी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, अनस की दुल्हन बनकर। वो सिसक रही थी। हाँ मेरी बच्ची, किसने कहा कि ये घर तुम्हारा नहीं है? मालकिन हो तुम यहाँ की, यहीं रहोगी। उन्होंने बड़े सब्र और ज़ब्त से उसे संभाला और सबा और नौफिल को निकलने का इशारा किया तो वो सबको सलाम करते बाहर निकल आए। गाड़ी में बैठने तक वो जब्त खो चुकी थी। नौफिल लब भींचे गाड़ी स्टार्ट करने लगा। नगीन की हालत उसकी जहनी कैफियत को मुतासर कर रही थी। किस्मत के थपेड़े उसे कहाँ से कहाँ ले आए थे। खुदा किस कदर जालिम है, उसे जरा भी रहम नहीं आया हम पर। सबा तड़प रही थी। नौफिल ने एक निगाह उसके आंसुओं से भीगे चेहरे पर डाली और संजीदगी से बोला, कुफ्रिया कलमात ना कहें, वो रहीम व करीम है, बुजुर्ग व बरतर है। जब हर जी रूह को उसकी तरफ लौटना है तो फिर जल्द या बदेर का शिकवा करना क्या मायने रखता है? मगर नगीन, उस बेचारी की हालत देखी है आपने? उसका दिल अभी तक काबू में नहीं था। खुदा यकीनन हमसे बेहतर जानता है। नौफिल ने बात ही खत्म कर दी थी। इतना मोतदिल होकर सोच लें तो सबको सब्र ना आ जाए। वो गहरी सांस भर के रह गई थी। मगर अनस की यादें 7 महवे सफर थीं। उसका चेहरा आंसुओं से भीगता ही रहा। मामा के सामने ऐसे रिएक्ट करेंगी तो उनकी तबीयत मजीद बिगड़ेगी। नौफिल ने 2-3 टिश्यूज घसीट कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए तंबीही अंदाज में कहा तो उसने थैंक यू कहते हुए टिश्यूज थाम लिए और चेहरा साफ करने लगी। खुद पर काबू पाना आसान तो नहीं, वहां भी सब मुझी को हौसला करने का कह रहे थे, अब यहां भी दिल का बोझ हल्का नहीं कर सकती मैं। वो भीगी सुर्ख आंखों में शिकवा लिए हुए थी। सब्र करने से सब्र आता है, कोशिश करेंगी तो वक्त के साथ साथ नॉर्मल हो जाएंगी। पैरों में रिश्तों की जंजीरें हों तो कदम ध्यान से उठाना चाहिए, सबका ख्याल करके। वो उसे बहला रहा था या समझा रहा था, मगर उसका आखिरी फिक्रा सबक के दिल में गड़ कर रह गया। उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि ये बात नौफिल अगर कभी खुद पर लागू करता तो हालात कुछ और होते। जरीना बेगम और अदीना लाउंज ही में सौले बेगम के पास मिल गई। सौले बेगम ने सबा को गले लगाते ही रोना शुरू कर दिया तो उससे भी खुद पर काबू पाना मुश्किल होने लगा। नौफिल सूरत हाल का अंदाजा करते ही तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि सबा खुद को संभालती सौले बेगम को सब्र और हौसले की तलकीन कर रही थी। दिन, वक्त और हालात कब ठहरते हैं, एक के बाद दूसरा भागा चला आता है। यहां भी ऐसा ही था। आहिस्ता आहिस्ता रूटीन की जिंदगी वापस आ रही थी। अगर कुछ नहीं बदला था तो वो थी मीर हाउस पर छाई मुंजमद खामोशी। यूं लगता था वो चहकारें अब कभी दोबारा यहां गूंजेंगी ही नहीं जो माजी में मीर हाउस का वतीरा रही थी।